हे ऑल जूनियर्स, कैसे हो तुम सभी। मैं हूं आपके ज्योति भौमिक और स्वागत है तुम्हारे एजुकेशन गोल्स में। आज हम लोग एसएससी का द मोस्ट डेंजरस चैप्टर, द मोस्ट हार्ड चैप्टर जो बच्चों को लगता है, वो मैं कह सकता हूं द नेशनलिज्म इन यूरोप है। नेशनलिज्म इन यूरोप सबसे हार्डेस्ट चैप्टर तुम सबको लगता है, मेरे को भी लगा था। पर मैंने जब अपना मतलब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब मैंने इसको डिटेल स्टडी करा, मैंने पाया कि ये चैप्टर उतना हार्ड नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है और बहुत सारे इसके सब पार्ट्स हैं। तो तुम्हें लगता है कि ये चैप्टर बड़ा बड़ा घटिया है, बहुत ज्यादा मतलब बड़ा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, होता है। तुम लोग अभी अभी तो आए हो 10th में, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो इस चैप्टर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर तुम छोड़ दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके एक्सप्लेनेशन से लेके सारे पेपर के सॉल्व के सारे पेपर के क्वेश्चन सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हें बस क्या करना है, जो मैं करवाऊं, जो मैं काम बोलूं, वो तुम करते रहना अपने घर पे, ठीक है ना, वो तुम करते रहना। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम मतलब इस वीडियो को पार्ट्स मत देखना कि आज 15 मिनट अभी देख ली, 2 मिनट बाद में देख लिया, 10 मिनट बाद थोड़ी देर और, मतलब पार्ट्स में मत देखना। एक वीडियो को एक स्ट्रेच में देखो, एक पार्ट देखो पहले, पूरा स्ट्रेच में देखो, जितनी देर का हो रहा है ये पार्ट वो पूरा देखो। एक मतलब पॉज करो वीडियो को, जाके एक कॉपी और एक पेन लेके आ जाओ, फिर यहाँ पे बैठना, ठीक है। ले आए हो तो शुरू करते हैं। जब तुम चैप्टर शुरू कर रहे हो, सबसे पहले तुम्हारे पास एक इमेज आएगी। क्या आएगी? इमेज। वो इमेज मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये वाली इमेज तुम्हें दिख रही है? हाँ जी। ये वाली इमेज की बात करें तो देखो, यहाँ पे जो ये लोग है ना, ये सारे यूरोप के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? ये सब यूरोप के लोग हैं। अब ये देखो, ये दिख रही है तुम्हें विक्टोरिया, इसके पास आ रहे हैं क्यों? लिबर्टी। ये एक लिबर्टी की वो है, देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि ये क्या है, एक लिबर्टी की मॉडल है। तो ये सारे एक एक करके देखो, यहाँ पे फ्रांस आ चुका है, जर्मनी, इटली, इटली सब कुछ बाद में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है ना। और ये मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूरोप किसी तरफ बढ़ रहा है, लिबर्टी की तरफ आ रहा है। और इसी चीज को ऊपर से देखो, जो गॉड है वो लोग भी ये चीज को देख रहे हैं कि सब लोग यूनाइट हो रहे हैं और इस चीज को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। यही एक पेंटिंग थी। पेंटिंग का मतलब यही था। कैमरा हिला तो नहीं ना? नहीं। अब देखो, ये पेंटिंग की कुछ खासियत है। क्या क्या? इस पेंटिंग को बनाया किसने? उसका नाम है, वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। क्या, कौन सा आर्टिस्ट है? फ्रेंच आर्टिस्ट, मतलब फ्रांस का आर्टिस्ट है। उसका नाम है फ्रेडरिक सोरियू। क्या नाम है? फ्रेडरिक सोरियू। इस पेंटिंग में हमें क्या बताया है कि धीरे धीरे सारे नेशंस किसकी तरफ जा रहे हैं? लिबर्टी की तरफ। कहाँ के सारे नेशन? जो यूरोप के जितने भी सारे नेशंस हैं, वो लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? वो लोग लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लिबर्टी। और वो लिबर्टी वाली फिगर की तरफ आ रहे हैं, उसका मतलब ये लिबर्टी की तरफ। अच्छा, और एक क्या हो रहा है, यूनिटी बढ़ रही है यूरोप के लोगों में। क्या बढ़ रही है? यूनिटी बढ़ रही है। तो मतलब एक तरह से पॉजिटिव चीजें हो रही है। इसको वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज होगी आगे, मतलब एक अर्ज ऑफ नेशनलिज्म वाली फीलिंग जनरेट करने के लिए पेंटिंग वेंटिंग बनाते हैं। अच्छा, ये पेंटिंग्स या फिर ये तुम्हारे नेशनल एंथम होती है, उसका काम क्या होता है? कि तुम्हारे अंदर एक नेशनलिज्म की स्पिरिट है। और इस पेंटिंग का भी वही काम था कि अपना यूरोप के जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक नेशनलिज्म की स्पिरिट लाए कि हाँ भाई, ये सब करना जरूरी है, मतलब ऐसा होना चाहिए, इसलिए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहले पेंटिंग का। ये हमारा पेंटिंग था नॉर्मली, ठीक है ना, फ्रेडरिक सोरियू ने बनाया था और इन सब चीजों के बारे में बताना चाहता था। और ये कब बनी थी ये पेंटिंग? ये कभी बार आ जाता है इन 1848। क्या ईयर याद रख लेना? 1848। इस ईयर क्या है? 1848, ठीक है ना। ये ईयर है 1848। इसमें बनाई थी, इसमें पेंटिंग किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सोरियू ने बनाई थी, ठीक है ना। पहला चैप्टर इससे शुरू होता है पेंटिंग के बारे में, ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया कि पेंटिंग तो हमारे ज्यादातर कोई क्वेश्चन आता नहीं। मैं अगर तुम्हारा मेन चीज शुरू करूं कि भैया आप ये बताओ कि ये एक जैसे नेशनलिज्म, हमें नेशनलिज्म चाहिए क्यों? नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, नेशनलिज्म क्या मतलब है? ये नेशनलिज्म इन यूरोप, तो तुम समझ गए, यूरोप में नेशनलिज्म है नेशंस की प्रति जो फीलिंग होती है तुम्हारी, नेशंस फीलिंग। मतलब नेशन फीलिंग मतलब नेशन की फीलिंग, मतलब हमारे अंदर जो नेशन के प्रति जो फीलिंग होती है। मतलब जैसे मैं तुम्हें कहूं, तुम आर्मी का नाम सुनो, तुम सुन रहे हो वो लोग शहीद हो गए, तुम्हारे अंदर एक आग नहीं चलती कि यार कि होना चाहिए कुछ ना कुछ, या तो मुझे जाना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो उसी स्पिरिट को, जो नेशन के प्रति जो अच्छी स्पिरिट्स है, मतलब नेशन के प्रति जो अच्छी भावना है, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। एक यूनिटी, मतलब एक नेशन होता है ना, नेशन की जो मतलब वो होता है, उसी चीज को हम कहते हैं नेशनलिज्म। और यही चीज यूरोप में जनरेट हो रही थी धीरे धीरे। अब वो कैसे हो रही थी? देखो, ये कैसे हुई वो तो हम जानेंगे, क्या क्या कंडीशन थी वो हम जानेंगे। उससे पहले जानते हैं, जो तुम 9th में पढ़ के आ रहे हो, क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है 9th में? फ्रेंच रेवोल्यूशन तुमने पढ़ा है। अब इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या था? तुम लोगों को अगर याद हो कि पहले क्या थे, नॉर्मल लोग, मतलब वो थे, वो लोग लाए, क्या लाए पहले, मतलब मोनार्क को हटाया, ठीक है ना, मोनार्क को हटाया, फिर मोनार्क दोबारा आया, फिर दोबारा गया,
फिर मतलब नेपोलियन आया, वो सब सारे लॉज तुमने सब पढ़ा है, ठीक है ना, जैकोबिन क्लब्स वगैरह थे, वो सब याद होगा तुम्हें। हाँ तो ठीक है, वो सब तो तुम्हें याद है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये सब हुआ था। अब इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या करा था ये तुम्हारी बुक में अलग पॉइंट लिखे हुए हैं। जो तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू करोगे तभी सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है ना, क्या क्या हुआ था वो सब। अब मैं जरा एक बार फटाफट लिख दूं क्या क्या हुआ था। हाँ जी, तो बात करें कि अगर इसमें क्या क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कौन कौन सी चीजें आई। देखो मैंने राइट ऐसे लिखा है, तुम्हें अगर राइटिंग समझ में ना है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ समझाने को तैयार बैठा हूं। अभी रुको, मैं तुम्हें एक एक करके समझा रहा हूँ। पहला वर्ड मैंने लिखा है आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटियोन। ला पैट्री इसको हम फ्रेंच में कहते हैं, मतलब ये फ्रेंच की एक वो है। ला पैट्री मतलब द फादरलैंड, जैसे हमारे हम भारत को क्या मानते हैं, हमारी माता है, वो लोग फ्रेंच को क्या मानते हैं, द फादरलैंड, अपना फादरलैंड मानते हैं, ठीक है ना। वो लोग अपने अपना अपने मतलब फ्रेंच को उन्होंने मतलब फ्रांस को उन्होंने क्या समझा, हमारा ही लैंड है, हमारा फादरलैंड है ये, ठीक है ना। और खुद को क्या समझा, ले सिटिजन, कि हम उसके सिटीजन हैं, हम कोई ऐसे ही लोग नहीं उधर बस रखे हैं, हम उस फ्रांस के सिटीजन हैं, हमारे पास सारा अधिकार होना चाहिए, ठीक है। ये पहला आइडिया आया। दूसरा क्या है, न्यू फ्लैग बना। जो तुम अभी फ्रांस का फ्लैग नहीं देखते, रेड कलर का, व्हाइट और ब्लू कलर का, वो वाला फ्लैग नया आया, ठीक है ना। जो हमारे राजा महाराजाओं का फ्लैग था, जो फ्रांस में जो राजा महाराजा थे उनका जो फ्लैग था वो हटा दिया गया, और कौन सा फ्लैग आया, ये नया वाला फ्लैग आया। इसके बाद स्टेट जनरल को हटा के नेशनल असेंबली कर दी गई। स्टेट जनरल में कौन से लोग थे, जो लोग मतलब राज्य के मंत्री थे, उन सबको हटा दिया गया, और उसका नाम, स्टेट जनरल का नाम चेंज कर दिया नेशनल असेंबली। और इसके अंदर जो लोग थे वो कैसे सिलेक्ट हुए, वो हुए वोटिंग के जरिए। वोटिंग जैसे हमारे में होती है ना, हम जैसे लोकसभा के मेंबर चूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे नेशनल असेंबली के लिए वो हुआ, और नेशनल असेंबली के लोग उन्होंने चूज करे वोटिंग के हिसाब से। एकदम ये मतलब बिल्कुल इक्वालिटी से हुआ था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं इसको, या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोलते हैं ये लोग, कुछ भी बोल लो, ऐसे हुआ था, ठीक है ना। फिर नए नए ओथ, या मतलब ओथ मतलब क्या, नए नए वो सब ले गए, वो बोलते नहीं, वो क्या बोलते हैं ऐसे करके जो लेते हैं, क्या प्रण प्रण, हाँ प्रण लिए गए, किसके प्रति, अपने मतलब नेशन के प्रति, कि हम कभी धोखा नहीं देंगे, हम अपने नेशन को ऐसा रखेंगे, हम नेशन को वैसा रखेंगे, मतलब अच्छे अच्छे ओथ लिए गए, ठीक है ना, मिथ्स बनाए गए, ये सब था। फिर एक सेट ऑफ लॉज आए, मतलब अब एक नया नेशन है तो उसके कुछ सेट ऑफ लॉज भी होते हैं ना, कि मतलब क्या लॉज होंगे, मतलब एक तरह के लॉज होने चाहिए। वो लॉज भी हमारे पास आ गए कि हाँ ये हमारे कंट्री के लॉज है, और इस हिसाब से सब लोग चलेंगे, और सब लोग इक्वल है। ये लॉ के आगे सब लोग इक्वल है, चाहे वो एरिस्टोक्रेसी का हो, चाहे वो पेजेंट्री का हो, सब लोग क्या है, बिल्कुल इक्वल है, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें आएगा यूनिफॉर्म वेट्स। अब इस यूनिफॉर्म वेट्स को तुम्हें समझना थोड़ा सा जरूरी है। यूनिफॉर्म वेट्स को हम समझे तो ये यूनिफॉर्म वेट्स मतलब क्या, सोचो तुम लोग 50 रुपए की चीनी खरीदते हो, ठीक है ना, 50 रुपए की चीनी खरीदते हो, तुम अपने मतलब जब इस साइड लेफ्ट में जो एक दुकान है तुम्हारी ग्रोसरी की, उसमें तुम गए तो तुम्हें इतनी सी चीनी दी, ठीक है ना, 50 रुपए की इतनी सी बस चीनी दी। तुम अगर अपने राइट वाले में गए तो तुम्हें इतनी सी चीनी दी। फिर तुम थोड़ा और दूर गए तो तुम्हें बीच की चीनी दी। अब ऐसे ही मतलब फिर ऐसे नहीं हो जाएगा, जो लोग राइट में रहते हैं उनको थोड़ा नुकसान हो जाएगा, जो लोग इधर रहते हैं उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा, जो उधर रहते हैं उनको ना फायदा हो रहा नुकसान हो रहा, वो लोग भी एक तरह से बोल रहे हैं यार हमारा कम करना चाहिए। तो ये जो इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेट्स, मतलब अनयूनिफॉर्म वेट्स को कहते हैं। और ये लोग क्या लाए, यूनिफॉर्म वेट्स ले कि हर जगह इक्वल होगा। अब 1 मीटर का कपड़ा मतलब 1 मीटर बता दिया गया कि इतना है। पहले क्या था, 1 मीटर कपड़ा में कभी इतना सा मिलता था, कभी इतना ज्यादा मिल जाता था, कभी इतना मिलता था, तो अब बोल दिया गया कि हाँ इतना होगा 1 मीटर कपड़े में, और ये पूरे फ्रांस में चलेगा, ठीक है ना, पूरे फ्रांस में चलेगा एक तरह से, ठीक है। फिर आया क्या, यूनिफॉर्म वेट्स। उसके बाद क्या आया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब सोचो, तुम लोग सोचो, मैं अभी सोचो तुम लोग दिल्ली पे हो, ठीक है ना, दिल्ली में हो, और दिल्ली से तुम्हें आना है किधर बोलूं मैं, कोई सा भी एक जगह ले लो दिल्ली की, जैसे तुम करोल बाग ले लेता हूं मैं, न्यू दिल्ली से लेके करोल बाग तक, न्यू दिल्ली मत लो, एक काम करो और कोई जगह ले लो, कोई जगह कोई भी एक जगह उठा लो ना, जैसे पश्चिम बिहार उठा लो, ठीक है ना, पश्चिम बिहार से लेके तुम्हें करोल बाग तक आना है। अब बीच में बहुत सारी जगह अलग अलग जगह आएगी। सोचो जैसे तुम लोग, ये तो पता है हम लोग अगर कोई अपना मतलब दिल्ली से यूपी जाते हो तो तुम क्या भरते हो, टैक्स भरते हो, वो कस्टम ड्यूटीज देते हो ना, टोल टैक्स जिसको कहते हैं, टोल टैक्स भरते हो। सोचो अब तुम वही न्यू दिल्ली से लेके यहाँ तक आ रहे हो पश्चिम बिहार तक, और तुम्हें बीच में जितनी भी जगह है वहां पे हर जगह तुम्हें कस्टम ड्यूटीज भरनी पड़ी, टोल टैक्स भरनी पड़ी, क्या ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि हम तो दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं यार, ऐसे हर जगह थोड़ी लगा सकते, कितनी तो जगह है, हर बार लगाए जाएंगे फिर तो हमारे मतलब ज्यादा टैक्स नहीं चला जाएगा।
तो वो पहले क्या था, वो फ्रांस में था कि अगर आपको इधर से उधर जाना है तो आपको हर एक छोटी जगह पे आपको क्या भरना पड़ेगा, ये टोल टैक्स भरना पड़ेगा। पर इस चीज को हटा दिया गया और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया गया, मतलब अंदर कोई कस्टम ड्यूटीज नहीं है। अगर आप फ्रांस के बाहर जाते तो आपको कस्टम ड्यूटीज लगेगी, वरना अंदर आप रहोगे तो आपको कोई कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेगी। ये बढ़िया चीज कर दी। इसके बाद क्या करा इन्होंने, फ्रेंच जो सब लोग बोलते थे, मोस्ट ऑफ द लोग ये फ्रेंच बोलते थे, तो इसको अपना क्या बना लिया, अपना नेशनल लैंग्वेज बना लिया, ठीक है ना, नेशनल लैंग्वेज बना दिया। अब देखो इतनी सारी चीजें हुई है, तो इससे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से क्या क्या हुआ वो हम जानते हैं। देखो ये सब तो हुआ, ये फ्रांस में हुआ, पर इसका एक इफेक्ट जो तुम्हारा एकदम फ्रांस में एक जरूरी जगह है, उसका इफेक्ट तुम्हारे यूरोप में तो पड़ेगा ही। अब वो यूरोप में क्या इफेक्ट पड़ा वो हमें जानना जरूरी है। देखो यूरोप में क्या हुआ, फ्रांस में तो हमने बढ़िया से सीख लिया कि फ्रांस में इतना कुछ बढ़िया बढ़िया हुआ। यूरोप में इसका क्या इफेक्ट पड़ा कि देखा जब इन्होंने ये नेशनल मतलब इंडिपेंडेंट हो गए, इनको लिबर्टी मिल गई, इनके हाथ में कुछ चली गई, तो बाकी लोगों ने देखा कि हाँ ये तो बेटर कंडीशन है, मतलब हमें भी ऐसा हो जाएगा। और फ्रांस के लोगों ने इतना रेवोल्यूशन करा तब आया है, तो हम लोग भी थोड़ा रेवोल्यूशन करते हैं, हमारा भी क्या पता आ जाए। तो बाकी जगहों पे भी एक तरह से रेवोल्यूशन होना शुरू हो गए, एक नेशनलिज्म, एक यूनिटी वाली फीलिंग आ रही थी। क्या जनरेट हो रही थी, नेशनलिज्म जनरेट हो रही थी। कहां के लोगों में, यूरोप के लोगों में क्या जनरेट हो रही थी, नेशनलिज्म जनरेट हो रही थी। अब इनको हेल्प करने के लिए, देखो फ्रांस तो पहले ही बन चुका है, फ्रांस बिल्कुल मतलब एकदम इंडिपेंडेंट बन चुका है। अब ये फ्रेंच की जो आर्मीज थी वो इन यूरोपियन कंट्रीज में जाती थी इनके राजा को हराने के लिए, मतलब ये बोलते थे कि आप लोग रेवोल्यूशन रखो पर हम लोग आके आपकी हेल्प करेंगे, फ्रेंच आर्मी आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी धीरे धीरे क्या करने लगे, पूरे रेस्ट ऑफ यूरोप को कॉन्कर करने लगे, ठीक है ना। यहीं पे एक एंट्री होती है किसकी, नेपोलियन बोनापार्ट। किसका, नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा, नेपोलियन का, हाँ बहुत बढ़िया सुना है। शाहरुख खान का नाम नहीं सुना होगा पर नेपोलियन का नाम सुना है तुमने, है ना। हाँ तो नेपोलियन कौन था, नेपोलियन क्या हुआ, जब ये फ्रेंचीज आई ना, इसने फ्रांस का अपना ऊपर ले लिया कि बोला कि मैं फ्रांस का राजा नहीं हूं, मैं बस फ्रांस को देख रहा हूं एक तरह से। ये जो फ्रांस है उसको मैं बस देख रहा हूं, इसकी आर्मीज को मैं ऑर्डर दे रहा हूं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, मतलब एक तरह से बोलते हैं जो सुपरवाइज कर रहे हैं। तो नेपोलियन ने बोला मैं वैसा काम कर रहा हूं, पर ये सुपरवाइज पहले कर रहा था, अच्छे अच्छे चीजें लाया, इसके बहुत कुछ मतलब एक है नेपोलियन कोड, नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804, वो मैं तुम्हें बता दूं क्या था। पर नेपोलियन की कुछ खामियां थी, क्या क्या खामियां, जाने से पहले हम उसकी खूबियां जानते हैं। उसने क्या करा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें करी, उसने क्या करा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें करी। एक नाम था नेपोलियनिक कोड, क्या नाम था, नेपोलियनिक कोड ऑफ, नेपोलियनिक कोड बोलते हैं या फिर बोलते हैं द सिविल कोड, द सिविल कोड ऑफ 1804। दो नाम होते हैं इसके, तुम कुछ भी बोल दो, ठीक है ना, ये दो नाम होते हैं तो कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। अब इसमें इसने बहुत सारी चीजें बढ़िया बढ़िया करी, क्या बढ़िया बढ़िया करी। अब देखो जो मैं तुम्हें पॉइंट्स लिखने वाला हूँ वो तुम अपने बाय हार्ट याद करना है, ठीक है, ये सब याद करने की पॉइंट है, तुम्हें ये याद करना है, तो ये वाला और एक जो तुमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने पॉइंट बताया वो वाला, तो मैं एक बार फटाफट लिख देता हूँ क्या क्या था इस नेपोलियनिक कोड में। हाँ जी, तो ये सिविल कोड में कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें जो मैंने लिख चुका हूँ। आप देखो इसमें क्या हुआ था, जो भी आपको अगर बर्थ से कोई प्रिविलेजेस मिलती, जैसे आप पैदा हुए, सोचो आप पहले क्या था, ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, आप अगर नीचे शूद्र या फिर कहीं और पैदा हुए तो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। तो अब नेपोलियन ने क्या करा, ये जितने भी प्रिविलेजेस थी बर्थ की वो सब बिल्कुल हटा दी और कहा कि सब लोग क्या है, बिल्कुल इक्वल है, इक्वालिटी चलेगी, सब लोग क्या है, बिल्कुल इक्वल है लॉ के सामने, ठीक है ना। ये एक बढ़िया चीज है, बिल्कुल हटा ही दिया, कोई बर्थ की वो नहीं है। दूसरा क्या करा, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, जो फ्यूडल सिस्टम था उसको हटा दिया कि फ्यूडल सिस्टम अब नहीं है, खत्म हो चुका है। और जो भी पीजेंट्स या फिर जो वर्कर्स थे वो लोग जेल में थे, उनको उसने क्या कर दिया, निकाल दिया, उनको उन्होंने जेल से फ्री कर दिया। और उन्होंने कहा जिनका सर्फडम था, मेनोरियल ड्यूज था, उनके जो ड्यूज जो बाकी थे, जो उनको मतलब राज्य को चुकाने थे, उन्होंने उसको माफ कर दिया कि ठीक है ये राज्य को नहीं, जो उन्हें अपने अपने जो बड़े जो लोग थे, जो एरिस्टोक्रेसी जो थी, उनको जो चुकाना था उसने बोल दिया ठीक है मत चुकाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है इसको चुकाने की, ठीक है ना, ये सब बोल दिया। अब और एक चीज हुई क्या, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बढ़ा, ट्रांसपोर्ट बढ़ा, मतलब ट्रांसपोर्ट की ज्यादा फैसिलिटीज है और कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो गया। मतलब आपको अगर पहले क्या था, अगर आपको यहाँ से वहां तक मैसेज पहुंचाना था थोड़ा टाइम लगता, अब वो क्या हो गया, बेटर हो गया, इंप्रूव हो गया, ठीक है ना। ये सब चीजें आई जो, और गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, जो मतलब ये जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, उन सबको हटा दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब जो सामान ले जाने के बाद जो रिस्ट्रिक्शन, सामान लेते वक्त जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं आते कि रोक दो, वो सब ये जो सारी चीजें थी ये हटा दी गई। तो जो नए जो बिजनेसमैन थे उनको भी नेपोलियन बहुत अच्छा लगने लगा। पर नेपोलियन की कौन सी बात चुकी, अब नेपोलियन जब इतना कुछ कर रहा था ना, तो उसने क्या धीरे धीरे उसने ऐसा काम करना शुरू करा कि वो राजा है, क्या है वो, राजा है फ्रांस का। पर फ्रांस के लोग जानते हैं हमें पहले इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, हम तो अब राजा के अंडर नहीं रहेंगे। तो
इस अब नेपोलियन की ये चीज हम इसको बेकार लगने लगी। अच्छा, ये यहाँ पे लोगों को चुभने लगी, किसको चुभने लगी? पीपल को चुभने लगी, जो सिटीजन थे उनको चुभने लगी। दूसरी एक और नेपोलियन की चीज किसको चुभने लगी? ये जो सारे जो यूरोपियन कंट्रीज के जो किंग्स थे, क्यों चुभने लगे? आप खुद ही बताओ कि यूरोपियन कंट्रीज के किंग को क्यों चुभेगी? सीधी सी बात है भैया, इजी सी बात है कि देखो, नेपोलियन ने हेल्प करी थी सारे यूरोपियन कंट्रीज के किंग्स को हटाने में और उनको मतलब ये फ्रीडम देने में। अब उनकी किंग्स को किसने हटाया? नेपोलियन ने हटाया। नेपोलियन ने हटाया तो उनकी दुश्मनी किससे है? नेपोलियन से है। तो ये दोनों इस चीज से चुभ रहे थे। अब इसीलिए नेपोलियन को बोला कि आप हमारे राजा नहीं हो, और नेपोलियन मतलब ये चीज वो नहीं हुई, उसने दबा दिया लोगों को। पर इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने इसके साथ एक फाइट करी, द वाटरलू फाइट। वाटरलू फाइट याद ही होगा ना, मुझे वो बताना कौन से ईयर में हुई थी। वाटरलू में जो फाइट हुई थी वहां पे नेपोलियन हार गया। क्या हो गया? हार गया। अब सारे किसके कंट्रोल किसके पास आ गया? जो यूरोप के जितने भी राजा जिनको पहले हटाया था, सारी कंट्रोल उनके पास आ गई। ठीक है ना, सारी कंट्रोल अब उनके पास आ गई। अब वो लोग क्या करेंगे? अब वो लोग क्या मतलब क्या कर सकते थे? अच्छा, अब ये नेपोलियन को देखो, एक तो ये क्यों हटाया लोगों को, मतलब क्या? अगर ये भी पूछ लीजिए, वो जो राजा वाली जो हरकतें क्या थी, उसने टैक्स बढ़ा दिए थे, ठीक है ना, टैक्स बढ़ा दिए थे, और मतलब बहुत सारी चीज करी थी जो तुम्हारे बुक में लिखी हुई है, टैक्स बढ़ा दी थी। या फिर तुम लोगों को मैं बोलूं तो मतलब उसने क्या करा था, उन्होंने फोर्स करा था कि मतलब फ्रेंच आर्मीज को कि मतलब इन सब जगहों पे रेस्ट ऑफ यूरोप जाओ और उनको कॉन्कर करो, जो जरूरत नहीं थी कि मतलब फोर्स ना करे थे, वो अपने आप जो लोग चाहते थे वो लोग हो जाता, पर उसने क्या करा? फोर्स करा। तो इसी वजह से हटा दिया गया। और ये जितने मैंने तुम्हें नेपोलियन कोड के सारे पॉइंट्स बताए, तुमने अगर सुन रखे हो तो उन सबको लिख लेना एक जगह पे, ठीक है ना, लिख लेना। और लाइट थोड़ी लाइट ठीक आ रही ना? हाँ ठीक है, ठीक आ रही। तो इसके अगर बात करें, ये हमारा पहला पार्ट था, ठीक है ना। इसके बाद मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा रहा, अभी इसमें इतना ही रखो। हाँ, इसमें भी इतना ही रखो। इसमें क्या था कि हमने पूरा जान लिया कि क्या था, मतलब पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या क्या हुआ, नेपोलियन आया कैसे, नेपोलियन को हराया कैसे, इन सब के बारे में। अब हम अगला जानेंगे कि देखो, यूरोप में एक तरह से नेशनलिज्म आ रही थी, पर उनकी कंडीशंस क्या थी, मतलब सोशली क्या कंडीशन थी, इकोनॉमिकली क्या कंडीशन थी, पॉलिटिकली क्या कंडीशन थी, उसमें भी जानना जरूरी है, सारे क्राइटेरिया जानना जरूरी है। तो उसकी वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ये वाली जो वीडियो है वो अच्छे से देखो, रिवाइज करो, पढ़ते रहो। हेलो 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 हेलो, वेलकम यू ऑल, सभी का स्वागत है एजुकेशन गोल्स पे। मैं हूं अर्को ज्योति, और आज हम दोबारा से नेशनलिज्म इन यूरोप करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर देख सकते हो, या फिर चैनल खोलो, चैनल पे इससे पहले जो वीडियो आई है वही है, पार्ट नंबर 1 है। और अगर वो भी नहीं मिलती तो एक काम करो, सोशल साइंस की प्लेलिस्ट खोलो, वहां पे देखना नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट नंबर 1 जो लिखा होगा, पहले वो वाली वीडियो देखो। अगर वो वाली वीडियो देख ली होगी तभी इस पार्ट 2 पे आना, वरना उस पे जाओ और देखो, ठीक है। अगर पार्ट नंबर 2 की बात करें, पार्ट नंबर 2 शुरू करने से पहले हम क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तभी देखना। ऐसा नहीं करना कि 5 मिनट अभी देख रहे हो, 10 मिनट बाद में देख रहे हो और दोबारा 5 मिनट बाद में देख रहे हो, ऐसे मत करना। एक साथ एक स्ट्रेच में देखना इस वीडियो को। और दूसरी बात, अगर इसको 2x स्पीड पे देखना तो 2x स्पीड पे देखो, नॉर्मल पे देखना तो नॉर्मल पे देखो, स्लो पे देखना तो स्लो पे देखो, मुझे कोई वो नहीं है, बस ट्राई करना पूरी वीडियो को देखना, ठीक है ना। जो तुम्हें करना है कर लेना, और बैठने से पहले एक कॉपी लेके बैठो, एक पेन लेके बैठो, जिसमें तुम अपना नोट कर पाओ, ठीक है ना। जो मैं बताता जाऊंगा वो सब एक जगह पे नोट करते जाना, ठीक है। बहुत सारी बातें कर ली, अब हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। क्या है पार्ट नंबर 2? पार्ट नंबर 1 में हमने जो पढ़ा है वो एक बार तुम पढ़ लिया हो। अब पार्ट नंबर 2 में क्या हुआ है कि अब हमने ये पढ़ लिया है कि हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या क्या हुआ, नेपोलियन आया, नेपोलियन गया, सारी लड़ाइयां हुई, नेपोलियन के क्या अच्छे गुण थे, क्या बुरे थे, क्या डिसएडवांटेज थे, क्या एडवांटेजेस थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए थे, कैसे कैसे हुआ था सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो यूरोप में उस टाइम कैसी कंडीशन चल रही थी, किस तरह के लोग थे, क्या सबके लिए मतलब इंडिपेंडेंस कैसे कैसे था सबके लिए, ठीक है ना, और लोग कैसे थे, मतलब क्या वो मतलब उनमें यूनिटी थी, क्या यूनिटी नहीं थी, सोशल उनकी कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिकली कैसी थी, या फिर कल्चरली कैसी थी, वो सब हम जानेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम शुरू करें कि देखो, जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है ना, जो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप, ये जो वाली जो जगह है वो थी किसके अंडर? मोनार्की के अंडर, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, इन सब मतलब मोनार्की थी वहां पे, ऑटोक्रेसी थी, ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब वहां पे राजा रूल कर रहा था। कौन रूल कर रहा था? राजा रूल कर रहा था। कहां पे? ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, मान सकते पूरा में ही कर रहा था, क्योंकि फ्रांस से तो हट चुका था, अब फ्रांस हार चुका था, पर उस टाइम पे क्या ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पे किसका रास्ता? एक किंग का रास्ता, ठीक है। अब वहां पे जो पीपल थे, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के पीपल थे, वहां पे देखो, वहां पे जो पीपल थे उनकी लैंग्वेज क्या थी? अलग अलग थी।
लैंग्वेज अलग अलग, कोई जैसे कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, इटालियन बोल रहा है, कुछ भी बोल सकते, मतलब अलग अलग लैंग्वेज थी, बहुत सारी लैंग्वेज थी। वो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 6 पे, वो वाला पैराग्राफ एक बार जरूर रीड करना, चाहे तुम यहाँ पर समझ आते जब भी, एक बार वो वाला पैराग्राफ जरूर रीड करना, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज थी, अलग अलग कल्चर थे, मतलब कोई किसी का कुछ कल्चर है, किसी का कुछ कल्चर है, अलग अलग रिलीजन थे, पर उनमें ना वो लोग यूनाइटेड थे, एक यूनिटी एक थी। मतलब ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा यूनिटी थी, या ये भी नहीं कहूंगा यूनिटी थी नहीं, थी एक यूनिटी। अब तुम ये सोचो कि जिनका अलग लैंग्वेज है, जिनका अलग कल्चर है, जिनका अलग रिलीजन है, उतना पुराना टाइम है, ठीक है ना, सब कुछ मोनार्की के अंडर है, तब भी उनमें यूनिटी है, कैसे? ये सवाल तो उठता है भैया। देखो सब कुछ अगर अलग हो तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी के टाइम पे अगर बात करें, हम कल्चर वल्चर को हटा दें, अगर अभी के टाइम पे बात करें, जिसके साथ हमारी मेंटालिटी मिलती है हम उसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप करते हैं, जिसके साथ नहीं मिलते हम नहीं करते। पर अगर मेरी जिसके साथ मेरी मेंटालिटी नहीं मिलती, अगर मेरी उसके साथ भी फ्रेंडशिप हो रखी है, बॉन्डिंग हो रखी है, तो क्या मैं क्या कहूंगा, कैसे हो रखी है? कुछ तो एक होगा ना। हो सकता है कि हम दोनों को एक सेम टीचर पसंद ना हो, या हम दोनों को एक सेम टीचर पसंद हो, तो उससे हमारी एक बॉन्डिंग हो रखी है कि हाँ इसकी और मेरी थॉट जो थोड़ी सी सेम है, बाकी तो अलग ही है सब कुछ, पर थॉट जो है थोड़ा सा सेम है, तो मैं उसके साथ दोस्ती कर सकता हूं। वैसे इधर था, देखो सब कुछ अलग था। सॉरी सॉरी, देखो सब कुछ तो अलग था, पर देखो क्या था कि लोग क्या चाहते थे, लोग कभी चाहते थे किंग रहे राज में? नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि देखो कंडीशन कुछ भी कहो बेकार हो जाती है। मतलब वो लोग किंग अपना अपना मतलब दबाता है, अपने पीपल को दबाता है मोस्ट ऑफ द टाइम पे, जो यहाँ पे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप पे हो रहा था। तो जितने भी पीपल थे वो लोग क्या चाहते थे, राजा को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अभी राजा को सब पीपल चाहते थे ना राजा को हटा दिया जाए। तो इसी एक फीलिंग की वजह से ये लोग क्या थे, ये लोग यूनाइटेड थे। क्या थे ये लोग यूनाइटेड थे। मतलब सब लोग चाहते अगर राजा को हटा देना चाहते हैं तो उसमें कॉमन आएगा ना कि मतलब सोचो मैं चाहता हूं कि ये बंदा इलेक्शन जीत जाए और दूसरा वाला चाहता है कि वो बंदा इलेक्शन जीत जाए, तो हम दोनों में एक तरह से उन दोनों के चक्कर में हम दोनों में बिल्कुल आपसी तनाव हो जाएगा, या फिर मतलब हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। पर वहीं पे मैंने बोला ये जीत जाए और उधर एक दूर बैठा बंदा वो भी बोल रहा है ये जीत जाए, चाहे हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पर हम दोनों में अच्छी दोस्ती बन जाएगी। हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ हम दोनों मतलब एक तरह की मेंटालिटी हमें लगेगा, क्योंकि हम दोनों एक ही टाइप के लीडर को चाहते हैं। तो वही है, यहाँ पे भी ये सारे पीपल क्या चाहते थे, किंग ना हो, सब में एक कॉमन मेंटालिटी थी, तो इसलिए ये लोग यूनाइटेड थे। जो किंग और ये पीपल के बीच में जो फाइट थी ना, इसी वजह से इन्होंने क्या मतलब इनके बीच में क्या आई, यूनिटी आई। इसी वजह से मतलब किंग की वजह से ही लोगों में क्या आई, जो यूरोप के जो लोग थे उनमें क्या आई, यूनिटी आई। ठीक है ना। अच्छा हमें ये तो पता चल गया कि मतलब यूनिटी आई लोगों में, पर अलग अलग तरह के लोग रहे होंगे ना, और वो तुम्हारी मैंने बताया बुक के पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है कितने तरह के लोग हैं। पर नॉर्मल तरह के मतलब वो लोग कल्चर के हिसाब से बता रखे हैं वहां पे। अगर आप प्रोफेशन के हिसाब से बात करें कि जैसे कि किसका प्रोफेशन ज्यादा बढ़िया है, मतलब कौन कौन से प्रोफेशन में है, वो सब अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि मतलब क्या क्या प्रोफेशन है, कैसे तरह के लोग हैं मतलब थे। तो देखो पहले तो हम बात करें थोड़ी सी मतलब मतलब बैरन मतलब जहां पे गांव वाली जगह पे बात करते हैं, तो देखो दो तरह के लोग थे, एरिस्टोक्रेसी और दूसरे थे पीजेंट। दूसरे क्या थे, पीजेंट्स थे। अभी एरिस्टोक्रेसी जो थी वो पावरफुल थी, सोशली भी पावरफुल थी, पॉलिटिकल भी पावरफुल थी, इकोनॉमिकल भी पावरफुल थी। मतलब ये लोग क्या थे, ज्यादा पावरफुल थे। वहीं पे पीजेंट्स क्या थे, कम थे, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट्स थे। तो ये एरिस्टोक्रेसी का एक कॉमन वो था कि ये एक दूसरे को क्या करते थे, दबाते थे। एरिस्टोक्रेसी पीजेंट्स को करते थे, दबाते थे, मतलब उनसे ज्यादा टैक्स लेते थे और ड्यूज बढ़ा देते थे, मतलब एक तरह से एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को, करते थे। अब इसलिए एरिस्टोक्रेसी, ये एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट थे। एरिस्टोक्रेसी के पास बहुत सारी जमीन थी और पीजेंट जो थे इन जमीनों पे काम करते थे। यहाँ पे कुछ लोगों के पास अपनी छोटी छोटी जमीन थी। अब देखो ये वाला केस तो हो गया अपने गांव वाला। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, अपने यूरोप की सेंट्रल उसके यूरोप की बात कर रहा हूं। अप्रॉक्स में 1800 टू 1900 सेंचुरी की मतलब बीच की बात कर रहा हूं, 1834 1840 इस टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा मतलब ये पूरा एक तरह से उस सेंचुरी की बात हो रही है, 18 टू 19 के बीच की बात हो रही है, ठीक है। ये तो हमारा विलेज सेक्टर की बात हो गई। अब अगर हम थोड़ा सा एक चीज हमें नोटिस करें, देखो ये क्या हो रहा था, 19th सेंचुरी आ रहा था, 19th सेंचुरी आ रहा था, मतलब 1901 1902 शुरू होने वाला था, ठीक है ना, शुरू होने वाला था। अब शुरू होने वाला था, व्हाट डज दिस मीन, तुम्हें पता है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी यूरोप में। क्या हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। अब उस इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या लिखा है मैंने, छी 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 छी,
इतना गंदा लिखता हूँ क्या मैं यार, कुछ भी लिख देता हूँ तो। हाँ सुनो, तो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस मैं बता देता हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी। हाँ, तो अगर यूरोप में हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी, तुम लोगों को पता है कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किसने करी होगी, मतलब इंडस्ट्रीज बनी होगी। इंडस्ट्रीज बनाने के लिए कोई बड़े बड़े मतलब जो जिनके पास थोड़ा वेल्थ है वो लोग आए होंगे, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी होगी। अब उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी तो उनको कोई लोग भी चाहिए थे कि उनके आगे काम करे, जो काम करे वो लोग चाहिए थे। तो देखो इधर दो तरह के लोग बन गए, एक तो ये बिजनेसमैन वगैरह, ठीक है ना, ये भी एक कैटेगरी में आते थे। उस कैटेगरी का नाम मैं तुम्हें बताता हूं। ये लोग आते थे मिडिल क्लास में। किसमें आते थे? मिडिल क्लास में आते थे। अच्छा, पहले हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। एक तो बिजनेसमैन आ गए, दूसरे कौन से आ गए? वर्किंग क्लास आ गए। जो लोग क्या करते थे? वर्क करते थे। इसके लिए मतलब ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अपना वर्क करते थे, ठीक है। इनको हम कहते हैं वर्किंग क्लास। ये लोग वर्किंग क्लास में आ गए। जो बिजनेसमैन थे वो लोग आ गए मिडिल क्लास में। अभी मिडिल क्लास क्या थी? ये मिडिल क्लास एक नई क्लास थी। अभी तक तो एक था हायर क्लास, एक था लोअर क्लास, मतलब या तो एरिस्टोक्रेसी थी या दूसरी कौन सी थी? पीजेंट्स थे, ठीक है ना, यही दोनों थे। पर अब आया ये मिडिल क्लास। अभी मिडिल क्लास क्या चाहते थे? देखो मिडिल क्लास क्या थे? जो नॉर्मल पैसा कमा रहे थे, एजुकेटेड थे, और मतलब एक बढ़िया से, जैसे हम लोग नहीं है, जैसे एक बात करें अगर एक लॉयर की, एक लॉयर हो गया, एक टीचर हो गया, ठीक है ना, एक डॉक्टर हो गया, ठीक है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया। जो लोग मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास लोग आते हैं, उन्हीं वही लोग थे हमारे मिडिल क्लास लोग यूरोप में, ठीक है ना। उनका नया इमरजेंस हुआ। अब ये मिडिल क्लास लोग क्या थे? ये लोग थे कि इनको अपना हल्का फुल्का पैसा कमाना है। और ये लोग क्या थे? मतलब अच्छे खासे, मतलब ये लोग एजुकेटेड लोग थे, ठीक है ना, लिबरल थे। और ये लोग मोस्टली क्या थे? लिबरल मिडिल क्लास थे। मतलब जो लिबरलिस्ट होते हैं ना, लिबरलिस्ट मतलब क्या चाहते थे वो लोग? वो चाहते थे इंडिपेंडेंस चाहते थे, एक तरह से लिबर्टी चाहते थे। किससे? अपने मोनार्क से। मतलब ये नहीं चाहते थे कि मोनार्क रहे, ये चाहते थे कि हम खुद वो करेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होनी चाहिए और हम खुद वो सब डील विल करेंगे, जो भी हमें डिसीजन ले लोगे हम खुद ले लेंगे, हमें किंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बढ़िया थॉट था। पर ये तो हमारी बात हो गई हमारे मिडिल क्लास की, यही, और हमारी बात हो गई वर्किंग क्लास की। ये तो हमारी हो गई कि कैसे लोग अपने जॉब्स के हिसाब से डिवाइडेड थे। अब अगर हम बात करें कि अब देखो, अब सबको चाहिए थी लिबरलिज्म, कोई तो ऐसा नहीं था कि सब उसको चाहिए थी मोनार्की। वो लोग थे कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स थे। जो लोग जिनको चाहिए कि वो मोनार्की रहे वो लोग थे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स में मोस्टली कौन आते थे? एरिस्टोक्रेसी आते थे। कौन आते थे? एरिस्टोक्रेसी आते थे। अब ये एरिस्टोक्रेसी क्यों आते थे? बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जब एरिस्टोक्रेसी, जब ये मोनार्की रहेगा तब एरिस्टोक्रेसी अच्छी पोजीशन पे था। पर सोचो ये मोनार्की चला गया, इक्वालिटी आ जाएगी, मतलब ये लोग इनका, मतलब ये लोग हाई क्लास पे इनको दोबारा नॉर्मल मिडिल क्लास पे ले आएंगे। जो पीजेंट्स है वो लोग ऊपर, उनका डेवलपमेंट होगा, पर ये लोग एक तरह से आ गए मिडिल क्लास में आ गए, इनकी वेल्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये लोग क्या चाहते थे कि मोनार्की रहे, पर बाकी सारे लोग क्या चाहते थे कि मोनार्की हट जाए, सब लोग हट जाए, मोनार्की हट जाए, मतलब क्या आ जाए? इंडिपेंडेंस आ जाए। मतलब वो लोग क्या चाहते थे? लिबरल हो जाए, मतलब वो लोग क्या हो जाए? इंडिपेंडेंट हो जाए। अब सबके लिए देखो लिबरल होने का मतलब अलग था। अब अगर मैं तुम्हें बात करूं कि तुम्हारे लिए इंडिपेंडेंस क्या है, तो तुम लोग कहोगे भैया अगर मेरे मम्मी पापा मुझे रात को 3-4 बजे तक जग के मूवी देखने देते हैं, गेम खेलने देते हैं, या मुझे हर टाइम मुझे फोन लेने पे कोई कुछ मुझे टोकता वोकता नहीं है, तो वो मेरे लिए इंडिपेंडेंस होगी। तुम्हारे मम्मी पापा के लिए इंडिपेंडेंस क्या होगी? तुम्हारे मम्मी पापा के लिए इंडिपेंडेंस ये होगी कि हमारे पास पैसा आता रहे, हम उसको हर जगह खर्च करते रहे, और गवर्नमेंट से ज्यादा टैक्स ना ले, ठीक है। मतलब हमारा पैसा हमारे पास ही रहे, ज्यादा हमारे गवर्नमेंट के पास ना जाए। लोग ये चाहते होंगे। अच्छा, कोई अगर बच्चा होगा उसके लिए इंडिपेंडेंस क्या होगी? उसके लिए इंडिपेंडेंस होगी हम, मुझे जब मेरा खेलने का टाइम है उस टाइम मुझे कोई पढ़ने को नहीं बोलेगा, मैं उस टाइम खेलने ही जाऊंगा। वो छोटे बच्चे के लिए वो हो गई। तो सबके लिए देखो इंडिपेंडेंस अलग अलग थी। वैसे ही सबके लिए जो मतलब जो इंडिपेंडेंस थी यूरोप में वो भी अलग अलग थी। हाँ, ये सवाल उठता है भैया कैसे अलग अलग थी? अब देखो अलग अलग थी मीन्स की, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे तुम्हारा मिडिल क्लास है, वो उनको क्या, जो बिजनेसमैन है उनको चाहते थे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट हो, और ये जो एरिस्टोक्रेसी है, जो मोनार्की है, ये सब क्या चली जाए? चली जाए, ठीक है। एक कंजर्वेटिव है, वो क्या, मतलब एक एरिस्टोक्रेसी है या एक कंजर्वेटिव, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हमें प्रॉफिट मिले ना मिले, हमारा पैसा हमारा उतना ही मतलब एकदम कांस्टेंट रहे, और जो ये मतलब जो मोनार्की जा रही है वो ना जाए, वो रहे एक साथ। तो सबके लिए एक तरह से बोले तो लिबरलिज्म अलग अलग थी। या देखो कंजर्वेटिव्स तो कभी लिबरलिज्म जानते नहीं थे, तो कंजर्वेटिव्स के लिए लिबरलिज्म नहीं थी, पर एक तरह से बोले तो सबके थॉट्स अलग अलग थे, सब में थॉट्स अलग अलग थी कि हमको ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए।
ठीक है, ये तो अलग अलग कंडीशन होती है, हर जगह पे कुछ ना कुछ तो कंडीशन आती है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि ऐसी सबके लिए अलग अलग थी, तो एक बिजनेसमैन जो उस टाइम का बिजनेसमैन था वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि जितनी भी कस्टम ड्यूटीज है वो हट जाए और यूनिफॉर्म वेट्स आ जाए, यूनिफॉर्म वेट्स एंड यूनिफॉर्म वो आ जाए, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वेट जिसको हम कहते हैं। उसमें क्या होता है, मतलब अगर मैं, जैसे मैंने तुम्हें पिछले बार में बताया कि अगर मैं तुम्हें ऐसे करूं कि 1 मीटर कपड़ा मैं तुम्हें इतना दूं, किसी और जगह 1 मीटर कपड़ा इतना हो, किसी और जगह 1 मीटर कपड़ा इतना हो, किसी और जगह 1 मीटर कपड़ा इतना हो, तो तुम कहां जाओगे जहां पे बहुत ज्यादा बड़ा है, या फिर तुम लोग ये चाहोगे कि ठीक है बड़ा मत दो छोटा भी मत दो, इक्वल दे दो पर हर जगह सेम रहना चाहिए। हम अगर हमें इक्वल मिल रहा है तो दूसरे को भी सेम उतना ही मिलेगा, उसको ज्यादा या कम नहीं मिलेगा। यही यही थॉट आते हैं हमारा। ठीक है, अब अगर ये थॉट आ रहा है हमारे पास तो हम क्या चाहते हैं, 1 मिनट रुकना, मैं जरा देख लूं मेरा माइक ऑन तो है ना, हाँ जी ऑन तो है। हाँ, तो मैं ये चीज चाहता हूँ, मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो वैसे ही उस टाइम का जो बिजनेसमैन था वो चाहता था मेरी कस्टम ड्यूटी हट जाए, मतलब वो बाहर लेके जाए अपने प्रोडक्ट को, तो वो ऑब्वियसली चाहेगा कि मुझे ज्यादा टैक्स ना देना पड़े, मुझे कम टैक्स देना पड़े, मेरे लिए उतना टैक्स ना लगे, वो ऑब्वियसली थॉट होगा। और एक क्या होगा, यूनिफॉर्म वेट। यूनिफॉर्म वेट मैंने जो बताया, मतलब हर चीज सेम होनी चाहिए, मतलब 1 किलो मतलब 1 किलो ही होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए एक जगह पे 800 ग्राम है एक जगह पे 1.5 किलो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज वो कर सकता था क्या, यूनिफॉर्म वेट्स आ जाए। ठीक है ना, ये ऐसे करके सबके थॉट्स क्या थे, अलग अलग थे, सबके थॉट्स क्या थे, अलग अलग थे। पर तुम्हें याद है ना, अब इसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं सबके थॉट्स तो अलग अलग थे, पर हुआ क्या आखिर, एक चीज मुझे बताओ कि तुमको मैंने अभी पिछले बार बताया था कि नेपोलियन जो है एक फाइट में हार गया था, जिसका नाम था, कहां पे हार गया था, वाटरलू पे। कहां हार गया था, वाटरलू पे। कौन सी ईयर पे, 1815 पे। अभी 1815 के बाद में एक मूवमेंट हुआ, उसको कहते हैं हम कंजर्वेटिज्म। क्या कहते हैं, कंजर्वेटिज्म। क्या कहते हैं, कंजर्वेटिज्म। इस कंजर्वेटिज्म में क्या क्या हुआ, नेपोलियन ने बहुत अच्छी सी चीजें करी थी, क्योंकि बहुत सारी जगहों को अपने पास कॉन्कर कर लिया था, राजाओं को हटा लिया था। ये कंजर्वेटिज्म मतलब दोबारा जो नेपोलियन ने चेंज करा उनको हटाओ और जैसे था वैसे लेके आओ, इसको हम कहते हैं क्या, कंजर्वेटिज्म। अब ये कंजर्वेटिज्म को हटाया गया, ठीक है ना, मतलब पहले क्या था, ये जो थे वो सब दोबारा री कर दिए गए कि नहीं भाई हम तो दोबारा ये सब कर रहे हैं, मतलब जो नेपोलियन ने करा था वो सब हम हटा रहे हैं, हमारे पास जैसे पहले था अभी भी हम क्या करेंगे वैसा ही रहेगा। तो इसी मूवमेंट को कहा जाता है कंजर्वेटिज्म। अभी कंजर्वेटिज्म में क्या क्या हुआ था वो तुम्हारे जानने की बात है। तो देखो, ये वाटरलू पे हारने के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था क्या, ट्रीटी ऑफ वेना। क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ वेना। वेना पार्लियामेंट पढ़ा था ना हमने जर्मनी में, इसका नाम था ट्रीटी ऑफ वेना। क्या नाम था, लिख देता हूं अच्छे से, ट्रीटी ऑफ वेना, ठीक है ना, ये नाम था। अब इस ट्रीटी में क्या क्या हुआ, देखो इस ट्रीटी में क्या क्या हुआ, जो जो चीजें हुई थी वो सब दोबारा सही कर दी गई। देखो ये जो कांग्रेस बैठी, जो ट्रीटी ऑफ वेना करने के लिए जो बैठी, उस कांग्रेस के हेड कौन थे, वो ऑस्ट्रियन थे जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। सोच के बताना जरा क्या है, थोड़ा अच्छे से सोच के बताना, ड्यूक था या क्या नाम था, मुझे थोड़ा ढंग से बताओ, अगर तुम लोगों को याद है तो बहुत बढ़िया। अरे मैंने अभी तो बताया यार, वही नाम है, हाँ जो मैंने बताया, ड्यूक मेटरनिच। मैंने तुम्हारे इसलिए करा कि तुमने चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इधर पढ़ तो रहे हो वैसे भी, ठीक है। ड्यूक मेटरनिच, अब इसने क्या करा, सारे की सारी चीजों को वापस करने के ऐलान कर दिया। तो ट्रीटी ऑफ वेना में ये सब जो जो हुआ था वो सब अनडू कर दिया गया था, दोबारा यूरोप में वही चीजें आ गई थी। जैसे क्या क्या हुआ था, जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, मतलब जो फ्रांस से उसने हटा दी थी बॉर्बन डायनेस्टी को, वो क्या हुई थी, उसको वापस ले आया था। मतलब वो जो वो जो प्रिंस को, किंग को जो हटाया था, क्या नाम था, लुइस 14 नाम था, लुइस 16 नाम था, याद नहीं आ रहा मुझको, तुम्हें तो याद होगा ना, वो देख लेना। उस किंग को जब हटा दिया था उन्होंने, वो बॉर्बन डायनेस्टी को वापस लिया है, दूसरे मतलब उसी किंग को ले आया डायनेस्टी को, वो लगा दिया। अब देखो, अब क्या था कि फ्रांस के आसपास ना उन्होंने बहुत सारे जो वो है ना छोटी छोटी जगह सेटअप कर दी। क्यों, ताकि अगर फ्रांस अब आगे किसी तरफ अटैक कर रहे, सोचो यहाँ पे बड़ी कोई सिटी है या बड़ी कोई जगह है, अगर इस तरफ अटैक कर रहे हो तो बीच में इसको ये आना पड़ेगा इस जगह को, यहाँ पे ऑलरेडी सैनिक बैठे होंगे, अगर ये लोग अगर हार भी जाते तो इनके पास पहले से पहुंच जाएगी कि हाँ ये लोग आ रहे हैं, हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आसपास वाले जो बड़ी सिटीज है वो भी इनको हेल्प कर देगी, ताकि फ्रेंच जो फ्रांस है
वो दोबारा से सेम चीज ना कर पाए जो अभी अभी हुआ था, जो नेपोलियन ने करा था। सब कुछ जो इतना कुछ तहस नहस कर दिया था, जो इतना कुछ बढ़िया कर दिया था कि सब कुछ मतलब अपने अंडर ले लिया था, वो सब दोबारा ना हो। तो इसीलिए क्या हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे जो जगह है वो फ्रांस के आसपास लगाई गई और वो सब कर दिया गया, मतलब ताकि दोबारा फ्रांस ना कर पाए। और जो फ्रांस ने जो जगह जो कब्जा करी थी, उनमें जो थोड़ा थोड़ा पार्ट था वो हर कंट्री को बांट दिया गया। हर कंट्री मींस कि जो जो नेपोलियन को हराने में मतलब उन्होंने हेल्प करी थी वाटरलू की फाइट में, उन लोगों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है ना। और ये 1815 में हुआ, ट्रीटी ऑफ वेना के तहत हुआ। अच्छा, और एक चीज कर दी गई ट्रीटी ऑफ वेना में कि आप ये जानते थे कि देखो अब इतना कुछ हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, जो लिबरलिस्ट थे, ये लिबरलिस्ट इतना ज्यादा उछल रहे हैं, इसीलिए ये सब चीजें हो रही है। अगर ये लिबरलिस्ट कुछ बोले ना, चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो ये कुछ होएगा ही नहीं, मतलब नॉर्मल सब लोग रहेंगे, क्योंकि पीपल में उतना मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनमें उतना, जो पीजेंट वीजेंट है वो अपने काम में बिजी रहते हैं, वो लोग ज्यादा बोलेंगे नहीं। पर जो लिबरलिस्ट लोग हैं, अगर वो ही भड़काएंगे यूथ को, भड़काएंगे लोगों को, तभी जाके वो लोग क्या करेंगे, ये रिवॉल्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। और किसके लिए खतरा आएगा, मोनार्की के लिए। मोनार्की के लिए क्या आएगा, खतरा आएगा। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि लिबरलिस्ट हो। तो लिबरलिस्ट के जितने भी ग्रुप थे ना, जितने भी जो बड़े बड़े ग्रुप थे, उन सबको उन्होंने वो कर दिया था, मतलब हटा दिया था। क्या कर दिया था, बैन कर दिया था एक तरह से बोले तो। और अगर बोलते कि अगर कहीं मिल जाए कि लिबरलिस्ट मिल जाए, तो उनका क्या कर दे रहे थे, उनकी मतलब क्या हत्या कर दे रहे थे, मतलब उनकी जान ले रहे थे, जान ले रहे थे। अब जान ले रहे थे, अब क्या करें, अब इसमें इसी डर से क्या हो गए, लिबरलिस्ट हो गए जो अंडरग्राउंड हो गए। क्या हो गए, लिबरलिस्ट अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर घुस गए। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर नहीं घुस गया, अंडरग्राउंड मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपा ली, या सबको बताते नहीं कि हम लिबरलिस्ट है, या तो एक तरह से बोलते हैं ना कुछ दिन के लिए इनएक्टिव हो जाना, वो चीज हुई थी, ठीक है। लिबरलिस्ट में क्या हुई थी, वो चीज हुई थी। अब देखो, अब लिबरलिस्ट इनएक्टिव हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, मतलब वो लोग छुप छुप के सारा काम कर रहे थे। अब छुप छुप के में इधर एक बढ़िया सा नाम आता है, क्या नाम आता है, उसका नाम होता है, मतलब उस बंदे का क्या नाम था, उसका नाम था ग्यूसिपी मजीनी। क्या नाम था, ग्यूसिपी मजीनी। उसने क्या करा, सीक्रेट सोसाइटी एसएस बोलता था मैं इसको, सीक्रेट सोसाइटी बनाई। सीक्रेट सोसाइटी मतलब ये छुप छुप के जो लिबरलिस्ट थे ना, जो लिबरलिस्ट थे, वो जब छुप छुप के अपनी सोसाइटी बनाते थे, उसी को हम क्या कहते थे, सीक्रेट सोसाइटी कहते थे। अब ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई, किस क्या क्या नाम था, जैसे उसने क्या बनाई, यंग इटली। क्या बनाई, यंग इटली। ये सबसे ज्यादा फेमस थी। कौन सी बनाई, यंग इटली बनाई। अब ये यंग इटली बनी, ठीक है ना। और एक बनी, क्या बनी, यंग यूरोप बनी। अब यंग यूरोप कहां पे थी, यंग यूरोप बर्लिन में थी, ठीक है ना, या बर्न में थी, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, पर ऐसी थी, बर्लिन या बर्न में थी, वो एक बार तुम देख लेना। यंग इटली जो थी वो कहां पे थी, मार्सलेस में थी। वो तो तुम्हें पता ही है कि इटली है तो इटली में ही होगी, और मार्सलेस कहां पे था, इटली में था। तो ये जगहों पे बना, क्या बना, इस तरह से सीक्रेट सोसाइटी बनी। अब इस सीक्रेट सोसाइटी में क्या था, काम था कि ये लोग क्या करते थे, वैसे सीक्रेट रहते थे, और एकदम से अटैक कर दिया इन लोगों ने। क्या करते, एकदम से अटैक कर दिया, कहां पे, मोनार्की पे। नॉर्मल लिबरल है तो वो मोनार्की पे अटैक करेंगे, तो ये कर दिया था। तो ये जब करा ना, तब एक रेवोल्यूशन हुआ। उस रेवोल्यूशन का नाम है जुलाई रेवोल्यूशन। इधर हम पढ़ेंगे जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में, ग्रीक की स्टोरी के बारे में, ठीक है ना, रोमांटिसिज्म के बारे में, ये जो पढ़ेंगे, ये आप पढ़ते हैं। अब देखो, अब लिबरल ने अटैक कर दिया। अब यहां पे क्या हुआ, ये कब अटैक करा, इन्होंने अटैक, देखो इसमें इसके पहले ना ये जो था, क्या नाम था इसका, मैंने तो बताया, ग्यूसिपी मजीनी। ये फेल हुआ था, ये फेल जरूर हुआ था, पर इसने कुछ एक स्टेप छोड़ के, मतलब भड़का के चला गया लोगों को। अब क्या भड़काया, अब इसके साथ ही क्या हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई 1930 में हुआ था, 1830 में हुआ था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेना। मोस्ट प्रोबेबली वो शायद 1830 में हुआ था, हाँ, क्योंकि 19 में तो होगा ना, 19, हाँ, 1830 में हुआ होगा ज्यादातर, मतलब ज्यादा चांस है। एक बार देख लेना कहीं 1830 की जगह 1840 50 ना हो, 1830 है मेरे हिसाब से, देख लेना, ठीक है ना। चलो, हाँ, तो जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन में विंटर नहीं, थक गया मैं बोलते बोलते यार, क्या हो गया। हाँ, तो जो बर्बन डायनेस्टी जो पावर थी ना, उसको दोबारा से हटा, मतलब उनको ऊपर चढ़ाया था। वो जो लिबरल लोग थे, उन्होंने उसको दोबारा नीचे गिरा दिया। क्या कर दिया, दोबारा उसको नीचे गिरा दिया। और ये जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था ना, इसी ने एक अंगार छिड़क दी। क्या छिड़क दी, एक अंगार छिड़क दी। और इधर एक बड़ा लोग, किसका क्या नाम था, मेटरनिच। कौन, ड्यूक मेटरनिच, जो चांसलर नहीं था। मैं राइटिंग मेरी गंदी है, मैंने लिखा, मेटरनिच की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, ठीक है ना, बस सोच लेना मुझे स्पेलिंग ही नहीं आती है स्पेलिंग, मैंने लिखा, मैंने लिखा नहीं जाता, ठीक है। जो ड्यूक मेटरनिच ने यहाँ पे एक बढ़िया सा स्टेटमेंट दिया, कहा कि व्हेन द फ्रांस कैचेस कोल्ड रेस्ट ऑफ द नहीं, उल्टा बोला, व्हेन
द फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कॉट कोल्ड। मतलब समझा तो मतलब अगर फ्रांस छींकता है तो आसपास जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, उनको क्या हो जाती है, उनको ठंड लग जाती है। कैसे? इसका क्या मतलब? एक बहुत बढ़िया लाइन है। मतलब अगर फ्रांस में कुछ होता है तो एक बढ़िया सी स्पार्क, एक उजाला, मतलब एक बोलते ना, वो भड़का देता है, एक अंगार हो जाती है। तो अगर फ्रांस में कुछ भी होता है तो वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, मतलब उनमें भी क्या आता है, प्रभाव आता है। अगर फ्रांस नॉर्मल, मतलब फ्रांस में कुछ ना हो तो बाकी यूरोपियन कंट्री भी क्या है, ठंडी है। पर अगर फ्रांस में कुछ हुआ तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में कुछ ना कुछ होगा। और एक स्टेटमेंट किसने दी थी? मेटरनिच ने दी थी। क्या दी थी? मेटरनिच ने दी थी, ठीक है ना। और मेटरनिच ने एक और चीज कहा था कि ये जो अपना ये जो सबसे डेंजरस एनिमी अपने सोशल ऑर्डर का कौन है? गुसिपी मैजीन, ठीक है ना। ये गुसिपी मैजीन को क्या कहा था? सबसे मतलब वो सबसे डेंजरस चीज है। पर वो डेंजरस तो थी नहीं, उसने तो एक तरह से लिबरलिज्म लाने में बहुत बढ़िया काम करा ना। उसने मतलब कितना, मतलब अगर वो ना होता तो मे बी सीक्रेट सोसाइटी बनती ही नहीं, मतलब बहुत सारी, और मे बी कुछ होता ही नहीं, या फिर अगर होता भी तो बहुत टाइम बाद होता। पर हो सकता है मजीनी की वजह से बहुत जल्दी हुआ हो ये चीज। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होता, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो जाता, तो हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पर जो भी है, तो यही हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन में यही हुआ। अब यहाँ पे ग्रीक की स्टोरी है जो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अभी मैंने तुम्हें जुलाई 1830 तक का मैंने तुम्हें पूरा स्टोरी बताया। एक बार इसको जाके रिवाइज करना, एक बार इसको अपनी बुक से पढ़ना। नोट्स तो तुमने बनाए होंगे मेरे हिसाब से, नहीं बनाए तो अभी बुक से दोबारा वीडियो देख लो, बुक्स पढ़ो, वीडियो बनाओ, ठीक है ना। और इसके अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो तुम कमेंट में लिख सकते हो ताकि दूसरे बच्चों को मदद हो जाए, वरना मैं तो तुम्हें एट लास्ट दूंगा ही। और ये तो पार्ट 2 हो गया, ठीक है ना। पार्ट 3 में हम आगे पढ़ेंगे और पार्ट 4 में हम एंडिंग करेंगे चैप्टर की। ज्यादा बड़ा पार्ट 4 पार्ट में एनफ है मेरे हिसाब से, 4 पार्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इस चैप्टर का एक बढ़िया से रिवीजन करेंगे थोड़ा सा एंड, मतलब थोड़े 2-3 महीने बाद जाके उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तो ठीक है, अभी के लिए इतना फिर काफी होगा मेरे हिसाब से। हेलो 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 हेलो, कैसे हो? बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया है ना, बहुत बढ़िया हो। चलो ठीक है, अभी हमने देखो, अभी ये पार्ट ये भी है नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 पहले ही हो चुका है अपलोड, जिसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी देख लो जाके, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में है। और एक और चीज, और क्या बोल रहा था, हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम बहुत कम लोगों ने फॉलो कर रखा है, चाहिए तो फॉलो कर लो, नहीं चाहिए तो खुद बनाओ, वो भी और बढ़िया है, मत करो फॉलो। वैसे तो फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं नॉर्मल अपनी, मतलब मेरे आसपास जो हो रहा है, अगर मैं मतलब किसी टाइम मतलब आ रहा हूँ रिकॉर्ड करने वीडियो, तो उस टाइम पे मैं फोटो डालता हूँ, वगैरह वगैरह डालता हूँ, नोट्स भी डालता हूँ, जो जो चाहिए तो ले सकते हो। थंबनेल वगैरह मैं कभी उसमें डाल देता हूँ, पूछता हूँ, पोल करता हूँ कि कैसी है, मतलब अच्छी है कि बुरी है। तो तुम लोग मतलब कर सकते हो फॉलो अगर तुम चाहो तो, वरना ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। अभी ये वाली वीडियो देखो, यूट्यूब पे तुम देख रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, अब भाई ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में, मतलब पार्ट नंबर 2 में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था जुलाई रेवोल्यूशन तक। कहां तक पढ़ लिया था हमने? जुलाई रेवोल्यूशन तक पढ़ लिया था। अब पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे पहले स्टोरी ऑफ ग्रीस, स्टोरी ऑफ ग्रीक पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? स्टोरी ऑफ ग्रीक पढ़ेंगे। ये इसमें क्या हुआ था देखो, ये बड़ी छोटी सी स्टोरी है, मतलब एक, मतलब बोले तो बहुत छोटी सी स्टोरी, 2 या 3 मिनट में समझाने वाली स्टोरी है। ये जो ग्रीक था ना, ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर तुमने नाम सुन रखा होगा, ठीक है ना, जो खलीफा के टाइम पे जो हुआ था, वो तो तुम चलो नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ोगे। पर ऑटोमन एम्पायर एक एम्पायर था जो कि यूरोप, मतलब रशिया, यूरोप, इन सब जगहों पे था, ठीक है ना, था वो। मैं तुम मतलब जब उसमें जाओगे ना नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में, तब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या था ऑटोमन एम्पायर अच्छे से, ठीक है। अब ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था क्या? ये ग्रीक क्या था? ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर मोस्टली मतलब जो मुस्लिम वाली जो एम्पायर नहीं थी, वो वाली ऑटोमन एम्पायर कहलाती, ठीक है ना। ये ऑटोमन एम्पायर थी और ग्रीक उसका पार्ट था, ठीक है। ग्रीक उसका पार्ट था, कब से? बहुत पहले से पार्ट था, बहुत पहले से। अब जब तुम देख रहे हो कि अभी धीरे धीरे नेशनलिज्म स्प्रेड होना शुरू हो रहा है, मतलब यूरोप में धीरे धीरे नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था, तुम लोग देख रहे थे, मतलब फ्रांस में हुआ था, फिर आसपास वाली जगहों पे हो रहा था, फिर नेपोलियन वाली फाइट होती, मतलब बहुत कुछ तुम देख रहे थे ना, धीरे धीरे मतलब नेशनलिज्म अर्ज हो रही थी, सब लोग बोल रहे थे वहां पे लिबर्टी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, तो धीरे धीरे नेशनलिज्म आ रही थी। और वही यूरोप की नेशनलिज्म की वजह से ही अभी ग्रीक में भी क्या आई, एक नेशनलिज्म की अर्ज उठी कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी लिबर्टी चाहिए, हमें भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना है, हमें राजा वाजा के अंडर में नहीं रहना है, किसी के अंडर में नहीं रहना, ठीक है ना। तो 1821 में ये अर्ज उठी कि हमको भी चाहिए। अब 1821 में मतलब आते ही एकदम से ऑटोमन एम्पायर छोड़ नहीं देगी, उतनी पावरफुल है, छोड़ नहीं देगी। 1821 में शुरू हुई। अब ऑब्वियसली शुरू हुई है, वायलेंट धीरे धीरे हो रही है, तो इधर फाइट जरूर होनी है।
फाइट हुई, फाइट थोड़ी देर बाद हुई, पर पहले जानो जो 1821 में हुई, यहाँ पे ग्रीक जो था अकेले नहीं था, अकेले इनके जो लोग थे बस वो नहीं थे, इनको सपोर्ट मिल रहा था कहाँ कहाँ से, वेस्टर्न यूरोप, मतलब जो वेस्ट में जो यूरोप नहीं था, ब्रिटेन वगैरह, मतलब जो भी यूरोपियन पार्ट था उनसे सपोर्ट मिल रहा था। उनसे क्यों मिल रहा था? तुम्हें पता होगा ग्रीक कल्चर के बारे में, उनका कल्चर तो बहुत अच्छा है, तुम्हें पता होगा ना, उनका कल्चर तो मतलब बहुत बढ़िया है, उनके कल्चर में वो लोग बहुत आगे हैं। तो जिनको यूरोप में जिनको ग्रीक कल्चर के बारे में थोड़ा सा भी मतलब कुछ था, तो वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनको ग्रीक को, कि हाँ ये ऑटोमन एम्पायर के तहत नहीं रहना चाहिए, इनका खुद का एक अलग नेशन होना चाहिए। एक तो एक कल्चर की वजह से ये वेस्टर्न यूरोप सपोर्ट कर रहे थे, प्लस ग्रीक के बहुत सारे लोग ना एग्जाइल, मतलब बाहर रह रहे थे, एग्जाइल बताया ना तुम्हें, जैसे राम जी रहे थे एग्जाइल में, वैसे ये लोग बहुत मतलब रह रहे थे ग्रीक के लोग भी, तो उनको भी सपोर्ट मिला, ठीक है ना, कल्चर में नहीं, उनको भी क्या मिला? सपोर्ट मिला। क्या मिला? उनको भी सपोर्ट मिला। तो ग्रीक के लोग अकेले नहीं थे, ग्रीक के लोग थे, वेस्टर्न यूरोप था, और ग्रीक के लोग जो एग्जाइल में रहते, तीन लोग मतलब तीनों इनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। अब फाइट शुरू हुई, फाइट शुरू होने में पहले तुम एक चीज याद रख लो, एक पोएट थे, इंग्लिश पोएट, मतलब ब्रिटेन के एक पोएट थे, उनका नाम था लॉर्ड बायरन। क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। ये नाम अच्छे से याद कर लेना, पेपर में पूछ लेते हैं, लॉर्ड बायरन। ये इन्होंने क्या करा? इन्होंने फंड गैदर करे, क्या गैदर करे? फंड्स गैदर करे, फंड मतलब पैसे गैदर करे, और पैसे गैदर करने के बाद वो वॉर में लड़ने गए, क्योंकि वॉर के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं। अब इनको मतलब वॉर में लड़ने गए, और वॉर में लड़ते लड़ते 1824 में वो शहीद हो गए। क्या हो गए? मर गए। शहीद नहीं कहूंगा मैं, मर गए हो गए, नहीं, मर गए 1824 में, फीवर की वजह से। किस वजह से? फीवर की वजह से वो यहाँ पे क्या हो गए? मर गए 1824 में। ये नाम याद कर लेना, लॉर्ड बायरन। और कब मरे थे? ये मिट गया मेरे से गलती से, सॉरी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1824 में। किस में मरे थे? 1824 में मरे थे, ठीक है। अब ये मतलब यहाँ पे रेस्ट इन पीस हो गए, अभी रेस्ट इन पीस है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये यहाँ ये इतना मैंने बता दिया। अब बात आती है कि अब क्या ग्रीक इंडिपेंडेंट नेशन बना या नहीं बना? वो ऑटोमन एम्पायर के तहत ही रह गया? नहीं, ग्रीक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। कब बना? 1832 में, जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई। नाम अगर याद नहीं रहा, अच्छा ऐसे याद करो, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब ये चार भाग में डिवाइड कर लो तो तुम्हें नाम याद हो जाएगा, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना। जब ये ट्रीटी साइन हुई, तब उसके बाद से ग्रीक क्या था? एक इंडिपेंडेंट नेशन था, उसका खुद के, मतलब वो किसी भी ऑटोमन एम्पायर के तहत नहीं था, वो खुद अपने सारे डिसीजन ले सकता था, ठीक है ना। ये तो बात हुई अपने स्टोरी ऑफ ग्रीक। ये ग्रीक के बारे में बता दें कि वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। वेस्टर्न यूरोप के, मतलब यूरोप की वजह से इसमें नेशनलिज्म आया था। 1821 में नेशनलिज्म की एक अर्ज उठी थी। लॉर्ड बायरन, मतलब इनको सपोर्ट मिल रहा था ग्रीक को बहुत जगहों से। लॉर्ड बायरन नाम के था, उन्होंने फंड्स गैदर करे थे, और वो वॉर में लड़ने गए थे, जहां पर वो फीवर की वजह से मर गए थे। कब? 1824 में। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत ये ग्रीक जो था क्या हो गया था? एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म के बारे में। पहले मैं ये मिटा देता हूँ, इसके बारे में बात करेंगे रोमांटिसिज्म के बारे में, पर उसमें तुम ज्यादा खुश मत हो। क्या ना हो? ज्यादा खुश मत हो कि तुम जिस बारे में सोच रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं है रोमांटिसिज्म। तुम लोग सोच रहे होगे नेशनलिज्म खत्म हो गई, एक राजा कोई दूसरी रानी पसंद आ गई, उस रानी को ये राजा पसंद आ गया, दोनों ने अपना राज्य बसा लिया और बस कहानी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कुछ और हुआ। रोमांटिसिज्म मतलब रोमांस नहीं, इधर रोमांटिसिज्म का कुछ और मतलब था। देखो, हम अपने इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया का एक नेशनल एंथम है ना। अच्छा, हमारे इंडिया में वो है वंदे मातरम वाला जो गाना है वो है। अच्छा, मतलब बहुत सारे कोट्स वोट्स है, वो सब है ना हमारे पास। वही ये जो इतने सारे जो कल्चर है हमारे, जो खुद के थोड़े बहुत पोएम्स वगैरह है, ये सब जो है ना, ये अपने कल्चर में आते हैं। मतलब यही कल्चर, मतलब गाने, ठीक है ना, पोएट्री और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, अपने अपने मतलब कम्युनिटी के लिए गाने, इसी चीज को हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। मतलब हम इस बार वॉर या उन सब से या किसी और चीज से नेशनलिज्म नहीं जगा रहे, इस बार हम अपने कल्चर के तहत थ्रू नेशनलिज्म जगा रहे हैं। कल्चर के लिए कुछ कर रहे हैं, जो मतलब हमने सोचो एक सॉन्ग्स बनाया, किसी लोगों सॉन्ग बनाए, लोगों ने पोएट्रीज बनाई, इमेजेस ड्रॉन करी, भारत माता वाली इमेज ड्रॉन करी किसी ने, ठीक है ना। तो अब उसी चीज को क्या कहते हैं? हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म। स्पेलिंग देख लेना, शायद गलत है मेरे हिसाब से,
देख लेना, ठीक है ना, सॉरी अगर गलत हो तो सॉरी। रोमांटिसिज्म, इसको इसी चीज को रोमांटिसिज्म कहते हैं। अब ये यूरोप में क्या क्या हुआ रोमांटिसिज्म के बारे में वो हम जानते हैं। स्पेलिंग शायद गलत है तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा क्या क्या वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट। हाँ जी, आगे बात करें अगर हम तो हम मतलब मैंने कहा था रोमांटिसिज्म के बारे में लिख देता हूँ। तो ये है रोमांटिसिज्म के बारे में। अभी क्या है पूरा आराम आराम से देखो, 4 ही पॉइंट है जो मेन 4 पॉइंट में दिख रहे हैं, वही 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट में समझाता हूँ। पहला है जर्मन फिलोसफर। जर्मन फिलोसफर क्या नाम था, ये नाम है अच्छे से याद करना, जॉनन गॉटफ्राइड हर्डर। क्या नाम है, जॉनन गॉटफ्राइड हर्डर। मैं सोच रहा हूँ अलग अलग कलर के मार्कर ले लूं ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो, मतलब से मार्क कर रहा हूँ तो ठीक है। हाँ सुनो, तो उसका नाम था क्या, जॉनन गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है ना। अब वो क्या था, उसने क्या कहा था, उसने कहा था जो ट्रू जर्मन कल्चर है ना, जो मतलब जो जर्मन कल्चर, जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो किसी में ऐसे पकड़ के ढूंढा नहीं जा सकता। वो कहते थे कि जो कॉमन पीपल है ना, लोग जर्मनी के जो कॉमन पीपल है उनके अंदर ही डिस्कवर कर सकते हो आप। मतलब आप सोचो कि आप बाहर मतलब आप यूएस में जाके शिफ्ट हो चुके हो 5-6 साल के लिए, फिर अचानक सडनली आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो। सोचो आप एक बढ़िया सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुके हो, अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो और सडनली आउट ऑफ नोवेयर अपने इंडिया का जनगण मन प्ले होना शुरू हो गया। आपको एकदम से एक एस्टोनिशमेंट होगा, फिर एक हैप्पीनेस वाली फील होगी, फिर मतलब एक रिस्पेक्ट वाली फील होगी, और मे भी आप खड़े भी हो जाते हो उस टाइम पे, क्योंकि वो आप आ कहीं भी चुके हो, आपको क्या पता उधर की सिटीजनशिप भी मिल चुकी है, पर अपनी इंडिया के लिए जो नेशनलिज्म फीलिंग है वो आपको तो नहीं जाएगी ना। वही ये जॉनन गॉटफ्राइड हर्डर कहते थे कि जो अपना जो ट्रू जर्मन कल्चर है ना वो कॉमन पीपल के अंदर ही डिस्कवर कर सकते हैं, जिसको वो कहते थे दास वोल्क। क्या कहते हैं, दास वोल्क कहते हैं। तो कौन कहता था, जॉनन गॉटफ्राइड हर्डर क्या कहते थे कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो कहां पे मिल सकता है, कॉमन पीपल ऑफ जर्मन इनके अंदर ही मिल सकता है। उसने कहा कि अपने मतलब ये जर्मन के अंदर अपने फोक सॉन्ग्स चलाओ, फोक डांस, पोएट्री। फोक सॉन्ग मतलब जो अपने रीजनल सॉन्ग्स होते हैं, जैसे अगर हम बंगालीज का देखिए जैसे, ठीक है ना, तो हमारा अलग सॉन्ग्स होता है, ठीक है ना, जैसे और अगर हम नीचे साउथ में चले जाए तो अलग सॉन्ग्स होता है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अलग सॉन्ग्स होते हैं, अपने गुजराती मराठी इन सब के अलग सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है ना, सबके अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं। अब वही फोक सॉन्ग्स कहते हैं जो रीजनल सॉन्ग्स होते हैं। फोक डांस जो रीजनल डांस, जैसे असम का बिहू हो गया, ठीक है ना, गुजरात का गरबा हो गया, तो वो फोक डांस हो गया। पोएट्री से कि नेशन के प्रति पोएट मतलब नेशन के लिए पोएट्री करो, वो सब तो जर्मन ये गॉटफ्राइड क्या कहते थे कि ऐसे ही क्या हो सकता है, अपना जो जर्मन कल्चर है वो निकाला जा सकता है और ऐसे ही आए, ठीक है। जर्मन फिलोसफर का खत्म हो गया, मैं मिटा देता हूं इसको ताकि थोड़ा बोर्ड धीरे धीरे साफ होने लगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे पता है आपको कि उस टाइम पे ज्यादा फोकस किया जाता है। मतलब ये नहीं अपने आप, मतलब जैसे सोचो फ्रांस है, फ्रांस में अगर मतलब मैं बता दूं कि अगर फ्रेंच नहीं है तो या नॉर्मल कोई भी कंट्री ले लो, हम सीधा नेशनल लैंग्वेज पे नहीं जाते, या अपने इंडिया ले लो। अगर ऐसे होता हमारा ऐसा ही कुछ तो हम ना सीधा हिंदी पे नहीं चले जाते, हम साउथ की तरफ तमिल तेलुगु इन सब बातों में मलयालम इन सब में बात कर रहे होते, ठीक है ना। वेस्ट की तरफ हम लोग मराठी, गुजराती, राजस्थानी इन सब लैंग्वेजेस में बात कर रहे होते। ऊपर नॉर्थ में चले जाते तो हम लोग नॉर्मली हिंदी, पंजाबी या फिर उर्दू इन सब में बात कर रहे होते। थोड़ा उस साइड चले जाते उड़िया, बंगाली, आसमीज इन सब इस सब लैंग्वेज में बात कर रहे होते, ठीक है ना। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में फोकस कर जाता है। अगर तुम सोचो अब तुम तमिल मतलब नीचे साउथ में जाके तो अपनी हिंदी में बकबक शुरू कर दो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाके हिंदी में बकबक शुरू कर दो, ठीक है ना, तब भी नॉर्थ के लोग वेस्ट के लोग तब भी थोड़ा समझ जाए। पर अगर तुम ऐसी जगहों पे जाके से हिंदी में बकबक शुरू कर दोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ज्यादातर चीजें समझ में नहीं आएगी। हाँ ऑब्वियसली कुछ चीजें समझ आएगी क्योंकि अब जो है हिंदी बहुत ज्यादा वो फैल चुकी है। पर एट द टाइम्स ऑफ मैं अगर बात करूं आपको 1800, 1830, 1815 सब टाइम पे, क्या इन सब टाइम पे अगर आप जाके कहीं पे हिंदी बोलना शुरू करते हैं हमारे इंडिया में तो क्या सबको समझ आता? नहीं आता, नहीं आता, ऑब्वियसली नहीं आता। तो इसलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो अपने जो मतलब आसपास की लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब तमिलनाडु की तमिल हो गई, वेस्ट बंगाल की बंगाली हो गई, असम की असमीज हो गई, गुजरात की गुजराती हो गई, राजस्थान की राजस्थानी हो गई, समझ लो ना, वो उसी को कहते हैं क्या, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। और इसका एक और मेन रीजन था क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या थे, इलिटरेट थे।
उनको सारे लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता था, जैसे हमने बताया सारे लैंग्वेज के बारे में उनको नहीं पता था। क्यों? ज्यादातर क्या थे, इलिटरेट थे। इसीलिए क्यों 1850 से 1800 में क्यों अगर आप इंडिया के किसी पार्ट में जाकर जब हिंदी बोलना शुरू कर दें, जहाँ पे हिंदी मतलब नहीं चल रहा था, तो वहां पे क्यों लोगों को समझ में नहीं आता? वहां पे लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग क्या थे, इलिटरेट थे, उनको नहीं पता हिंदी क्या है, हिंदी लैंग्वेज कैसी होती है, इसलिए। पर अभी के लोग मोस्ट ऑफ द वो क्या है, लिटरेट है, ठीक है ना। 82.6% है लिटरेसी रेट। एक बार गूगल पे देखो और मुझे बताओ कमेंट के नीचे कितना है लिटरेसी रेट, ठीक है ना। जितना भी लिटरेसी रेट है और उस हिसाब से तो अभी ज्यादातर लोग क्या है, लिटरेट है, तो इसलिए उनको हिंदी या नॉर्मल किसी और लैंग्वेज थोड़ी अच्छे से समझ आती है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की। ये हम लोग इंडिया के वो क्या बोलते हैं उनको, इंडिया के लिए मतलब एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, पर हम बात कहाँ कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अपने बाहर कहाँ की, यूरोप की। हम जो चैप्टर है किसके बारे में है, यूरोप के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, एक और थे क्या, कारोल कुरपिंस्की, क्या नाम था, कारोल कुरपिंस्की के नाम था, ठीक है ना। 82.6% में मिटा दो, हाँ जी, ये नाम था। अब मैं बात करूं, ये क्या कहते थे, ये जो अपने नेशनल स्ट्रगल्स थे ना, जो मतलब नेशन के लिए जो स्ट्रगल थे, उनको ओपेरास के थ्रू मतलब वो करते थे। अब ओपेरा क्या होता है अगर आपको नहीं पता, यूट्यूब खोलो, मेरी वीडियो को थोड़ी देर में मिनिमाइज करो और एक बार सर्च करो ओपेरा। ओपेरा जो आपको पहला दिख रहा है ना, उसको आप वॉच लेटर में सेव कर लो और उसको कभी बाद में देखना क्या होता है आखिरकार ओपेरा। ओपेरा सुनना, वो होता नहीं, तुमने देखा हो तो मतलब ऐसे बाहर निकलते, मतलब जो बाहर के लैंग्वेज होती है, मतलब आवाज मतलब कैसे होता है मुझे नहीं आता ओपेरा, ऑब्वियसली मुझे नहीं आएगा, वो तुम एक बार देखना यूट्यूब पे कैसा होता है। तो ओपेरास के थ्रू, ये सब इनके थ्रू जब नेशनल स्ट्रगल्स होती है ना, उनको सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बढ़िया। अच्छा, अब मैं एक बात करूं, अब मैं किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक उसके बारे में बात कर रहा हूं, एक केस स्टडी के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि हुआ था रशिया और मतलब रशियन एंड पॉलिश लैंग्वेज के बीच में। क्या हुआ था सुनो, जब पॉलिश और रशियन लैंग्वेज के बीच में एक युद्ध जैसा या वॉर जैसा हो गया था। क्या हुआ था, पॉलिश लोग थे नॉर्मल, जब रशिया का डोमिनेंस आया तो उन्होंने क्या करा, पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया, निकाल दिया, ठीक है ना, निकाल दिया। अब पॉलिश लोग मोस्टली जो थे, जो चर्च वाले लोग थे, उनको अब ये बात सहन नहीं हुई कि यार हम इसी का पार्ट है, हम इसी कंट्री का पार्ट है, तो हमारे लैंग्वेज पे निकाल दो। कोई सोचो, कोई अगर बाहर का अमेरिकन आए और उन्हें बोला आपसे हिंदी नहीं, आपसे इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज है, क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। हम इंडिया में रहते हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेज आप ऐसे निकाल नहीं सकते हो, ठीक है ना। पर इन्होंने क्या करा, रशियन ने, कि पॉलिश को निकाल दिया। तो अब ये मतलब इनको तो गुस्सा आएगा, कि ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। तो इन्होंने क्या करा, चर्च गैदरिंग, जो चर्च में जो गैदरिंग्स होती थी, वहां पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने मतलब जो भी मतलब बातें होती थी, जो भी गैदरिंग्स होती थी बात करने के लिए, वो सब कौन सी लैंग्वेज में होने लगी, पॉलिश लैंग्वेज में। अब ऑब्वियसली जो रशियन लोग थे उनको वो समझ नहीं आती थी, है ना। अगर रशियन बात होती तो पॉलिश लोगों को समझ में नहीं आती, वैसे ही रशियन वाले लोगों को नहीं आती समझ। अब वो क्या करें, अब जब इन सब मतलब हायर अथॉरिटीज को ये पता चले कि सब ऐसे जो चर्च वाले लोग हैं वो ऐसे कर रहे हैं, जो बिशप्स हैं वो सब ये चीज कर रहे हैं, तो क्या हुआ, तो रशियन ने इनको क्या करा, पनिश करा। क्या करा, पनिश करा। अब देखो यहाँ पे कहानी खत्म तो हो जाती है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे हुआ और एट लास्ट मतलब क्या, मतलब ठीक नहीं था, तब भी रशियन लोग ही जीते क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर थी। पर इसको हम एक तरह से एक क्या देख सकते हैं, एक साइन ले सकते हैं कि कैसे, कि मतलब कैसे एक स्मॉल, एक छोटे से लोगों ने इनके खिलाफ एक वायलेंस के लिए वो चलाया ना। उन्होंने अपने ट्राई बेस्ट करा, कि मतलब बेस्ट ट्राई करा कि कैसे भी रशियन को हरा दे। पर ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिकली देखें कि उनके पास ज्यादा पावर थी, वो लोग ज्यादा पावरफुल थे, उनका जीतना तय था, तो वो लोग जीत गए। पर इसको एक तरह से क्या ले सकते हैं हम, बहुत बढ़िया ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सिंबल ले सकते हैं, किसके खिलाफ, रशियन डोमिनेंस के खिलाफ ले सकते हैं। तो ये था रोमांटिसिज्म, ठीक है ना, ये रोमांटिसिज्म था। अगर मैं बात करूं रोमांटिसिज्म पे, अगर मैं रुक जाऊं, नहीं रोमांटिसिज्म पे नहीं रुक रहे, अभी हम लोग ही हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट वाला एक पार्ट है वो कर लेते हैं और फिर रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है ना। फिर मेकिंग ऑफ जर्मनी और वो सब अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो मैं पहले लिख दूं क्या हुआ था। देखो एक बात बताता हूँ, अप्रॉक्स 1830s में ना, 1830s में 1830 इसमें यूरोप में बहुत बड़ी हार्डशिप चल रही थी। क्या चल रही थी, हार्डशिप मतलब बहुत दिक्कतें चल रही थी। अब भी 1830s में बहुत ज्यादा दिक्कतें क्यों चल रही थी, इस बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। क्या क्या हो रहा था मैं जरा तुम्हें बताऊं, एक मिनट।
हाँ तो देखो देखो पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गई थी। कब की बात बता रहा हूँ मैं, ये 1800 की बात बता रहा हूँ, 1830 के आसपास, ठीक है ना। पॉपुलेशन जो है वो बहुत जल्दी ही बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी? बहुत जल्दी, मतलब डबल ट्रिपल हो गई थी। अब देखो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है, सोचो तुम्हारी एक कंट्री है उसमें 10 करोड़ जॉब्स है। कितनी कितनी जॉब्स है? 10 करोड़ जॉब्स है। और तुम्हारे लोग ऑब्वियसली ज्यादा, तो मतलब सोचो 20 करोड़ लोग हैं, ठीक है ना। 20 करोड़ में से तुम्हारे 15 करोड़ लोग जो है तुम्हारे वो 10 करोड़ जॉब में से अप्लाई करते हैं। 5 करोड़ वैसे सोचो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे, पर बाकी 10 करोड़ को जॉब मिल सकती है, ठीक है। 15 करोड़ लोग, मतलब 15 करोड़ लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और 10 करोड़ जॉब्स, तुम्हारे वैसे 5 करोड़ की वैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 10 साल बाद तुम्हारी जॉब जो है 15 करोड़ हो चुकी है, पर तुम्हारे ऐसे में हम देखें तो अभी की बात की पॉपुलेशन का ग्रोथ धीरे धीरे ज्यादा ही हो रहा है। तो अब ये 15 करोड़ जॉब नहीं हो गई, पर ये लोग अब 20 करोड़ नहीं रह गए, कितने हो गए? 40 करोड़ हो गए। और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं 30 करोड़ लोग। तो देखिए तुम कितना हो गया, मतलब और ज्यादा बढ़ गई। और यहाँ पे तो पॉपुलेशन ट्रिपल डबल हो गई। मतलब सोचो 10 करोड़ जॉब है और 100 करोड़ लोग मतलब है जॉब, मतलब जॉब लेने के लिए। तो मतलब मोस्ट ऑफ द लोग क्या रहेंगे कि मतलब 90 करोड़ लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, और क्या रहेंगे वो लोग? अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयड रहने का तुम्हें मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या होता है। पॉवर्टी बढ़ती है, मतलब डेथ ज्यादा होती है, फेमाइंस बढ़ जाती है, लोग भूखमरी से मर रहे होते हैं, कुछ काम नहीं होता तो बर्डन बन के रह जाते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है जो कि तुम अभी 10th की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे और 9th की इकोनॉमिक्स में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। अनएम्प्लॉयड तो हो गए। अब जॉब सीकर ज्यादा थे पर जॉब्स क्या थी? कम थी, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। मैं दूसरा पॉइंट था, अब रूरल रूरल नहीं, इधर मैंने गलत लिखा है, रूरल पीपल नहीं, रूरल एरियाज पीपल, मतलब रूरल एरिया मतलब जो गांव के लोगों के जो पीपल थे वो लोग सिटी में आते थे ये सोच के, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग आते हैं कि हमें क्या मिलेगी? जॉब्स मिलेगी। क्या मिलेगी? हमें जॉब्स मिलेगी। पर क्या जॉब्स मिलती है? जैसे यहाँ पे भी देखो तुम दिल्ली में मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब जो लोग बस गांव से आते हैं वो लोग क्या करते हैं? रिक्शा चला रहे होते हैं। बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं या उनको बहुत बेटर जॉब मिल जाती है। वरना मोस्ट ऑफ द तुम देखो लेबर्स वेबर जो भी होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मतलब जो लोग माइग्रेटेड होते हैं या फिर जो स्मॉल जगह से आते हैं, जो लोग रूरल एरिया से आते हैं सिटी में आते हैं। अब वो लोग क्या कहाँ रह रहे थे? वही यूरोप में वही हुआ था। वो लोग कहाँ रह रहे थे? ओवर क्राउडेड स्लम्स में। स्लम्स में रहते हैं। अगर क्या करें, बड़ी जगह पे कहीं रह नहीं सकते तो वो स्लम्स में रहते हैं, जो कि ओवर क्राउडेड है, मतलब ज्यादा लोग भरे हुए जितने होने चाहिए, ठीक है। एक और चीज हो रही थी, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे ना, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। किससे? मशीन मेड गुड से। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट बढ़ रहे थे। पर यहाँ पे जो नॉर्मल छोटी छोटी जगह है वहां पे तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स अभी भी थे, छोटे लोग अभी भी थे, स्मॉल छोटे प्रोड्यूसर अभी भी थे। पर इंडस्ट्रीज का गुड्स यहाँ पे आ रहा था। ये गुड्स अब इधर के लिए भी सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इनका क्या स्पीड का थी? स्लो थी। ऑब्वियसली अगर स्मॉल प्रोड्यूसर है उनकी स्पीड कम होगी और जो मशीन होगी उनकी स्पीड ज्यादा होगी, तो वो बहुत और ज्यादा एफिशिएंटली करेंगे। ये हुआ था। और एक क्या हुआ था, जो एरिस्टोक्रेसी थी वो बहुत ज्यादा मतलब इंजॉय कर रही थी, मतलब पावर में थी। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो हायर क्लासेस थी, ठीक है ना, वो लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। सेम उसी तरह देखे पीजेंट्स की बात, तो उनको क्या था? ड्यूज थे, मतलब लोन चुकाने थे, या फिर मतलब कंडीशन क्या थी? एक तरह से देखे तो बुरी कंडीशन थी। क्या थी? बुरी कंडीशन थी। अच्छा, अब इतना बेकार कंडीशन थी और उसके बाद और क्या हो गया? जो प्राइस ऑफ फूड है वो भी बढ़ेगा। तुम सोचो जॉब नहीं मिल रही, ओवर क्राउडेड स्लम्स, यहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को दिक्कत हो रही, पॉपुलेशन बड़ी पड़ी है, साथ में फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, कभी कभार बैड हार्वेस्ट होता है, मतलब अच्छे से ग्रो ही नहीं हो पाता, मतलब और शॉर्टेज ऑफ फूड बढ़नी शुरू हो गई। इतना कुछ हुआ, फेमाइंस पड़ने आ गए, फेमाइंस तक आ गए। अब इतनी गंदी कंडीशन थी, पर मैं इस कंडीशन को ना, मैं भी अपनी जब मैं 10th में था तब भी मैं इसको अच्छी कंडीशन मानता था, गुड कंडीशन। क्या मानता था मैं इसको? गुड कंडीशन। वैसे देखे तो ये बहुत गंदी कंडीशन, मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि हमारा ऐसा कुछ हो, पर ऐसा हुआ। कहां पे हो? फ्रांस में ही हुआ, यूरोप में ही हुआ, ऐसी जगह पे। तो अब क्या हुआ? इसमें आ गए, मतलब जो भी लोग थे उनको क्या आया? गुस्सा आया, यार बहुत हो गया, ये क्या चल रहा है, मतलब मजाक थोड़ी ना चल रहा है ये सब। तो गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या करा, मतलब बहुत ज्यादा वॉयलेंस छिड़ गई कंट्री में, बहुत ज्यादा वॉयलेंस छिड़ गई। बैरिकेड्स जो थे उनको हटा दिया गया, मतलब बहुत गंदी कंडीशन हो गई। एक तरह से देखें तो कुछ ज्यादा ही गंदी कंडीशन हो गई, ठीक है ना, बहुत गंदी कंडीशन हो गई। तो अब क्या करा जाए? हाँ, अब सवाल है यार क्या करा जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कुछ किसी ने करा नहीं, यहाँ पे कुछ हुआ। तुम्हें याद है कि नेपोलियन के हार जाने के बाद दोबारा बॉर्बन डायनेस्टी आ गई थी? याद है? दोबारा डायनेस्टी आ गई। ये डायनेस्टी की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, मुझे पता है।
बॉर्बन डायनेस्टी दोबारा आ गई थी। अब इन सब चीजों की वजह से ना लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था, उस वजह से क्या हुआ, जो इसका जो लुइस 16 था या 14 था, जो भी था, उसको क्या करना पड़ा, भाग जाना पड़ा। तो क्या हो गई, बॉर्बन डायनेस्टी दोबारा खत्म हो गई। क्या हो गई, दोबारा खत्म हो गई। कितनी बार आ रही है, कितनी बार जा रही है, परेशान करता है ना। वो दोबारा खत्म हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रिपब्लिक बन गया और ऑल मेल, अच्छे से सुनना, ऑल मेल अबव 21 years of age has the right to give vote without any discrimination। मतलब क्या लगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोल लो या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये चीज लग गया। और 21 साल से ऊपर के जितने भी मेल या फीमेल है, शायद मेल का ही लगा था, एक मिनट मैं ना कंफर्म कर लूं, वरना मुझे गलत चीज तो बताने नहीं, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, वो मैं देख लूं। नहीं, फीमेल्स का कुछ नहीं था, मेल्स का ही था। ऑल मेल्स अबव 21 years of age has been given the right to vote without any discrimination of color, caste, gender, creed, religion, as to present, कुछ भी नहीं, पर उनको वो वोट करेंगे। और यही हुआ था अपने में, इसीलिए इस कंडीशन को देखो, ये एक रिपब्लिक हो जाना बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी अच्छी, मतलब अच्छी बात है ना, मतलब सबको वोट मिल गया। और इसीलिए मैं इस कंडीशन को गुड कहता हूँ, कि कहता हूँ गुड कंडीशन है वो। मतलब एक तरह से देखें तो वो कंडीशन बैड थी, पर उसी वजह से ये जो लिबरल वाली चीज हुई, मतलब ये जो ये चीज हुई, वो इसी वजह से हुई। तो इसीलिए मैं इस कंडीशन को गुड कहता हूँ। तो आज हमने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया मेरे हिसाब से, और मैंने थोड़ा स्लोली पढ़ाया, तो मेरे हिसाब से वीडियो भी लंबी हो चुकी होगी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी जितना पढ़ लिया उतना बढ़िया है। देखो इसके बाद वाला चीज है जर्मनी, इटली, हाँ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के बारे में। यूनिफिकेशन मतलब इकट्ठा होना, इन चीजों की यूनिफिकेशन के बारे में। उसके बाद हम लास्ट कंक्लूजन करेंगे, जहां पे हम बाल्कन के बारे में बात करेंगे, बाल्कन एरिया के बारे में बात करेंगे। वो भी थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, और इसके बाद वाला तो लंबा ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि तीनों कंट्रीज के बारे में बात करना आसान तो होता नहीं, तो पूरी बात करनी पड़ेगी। तो इसके अगली वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी होने वाली। तो ये पार्ट नंबर 3 का, इसके बाद पार्ट नंबर 4, इसके बाद पार्ट नंबर 5, 5 पार्ट में चैप्टर हो जाता है। और ये चैप्टर मैं गारंटी ले सकता हूँ, मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया है, और मुझे पता है तुम्हें सब कुछ समझ आया होगा। अगर तुमने मेरी फर्स्ट पार्ट से लेके अगर तुम लास्ट पार्ट तक देखते हो, सब कुछ देखते हो, मैंने ये पार्ट नंबर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा स्लो पढ़ाया है। तो अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। देखो मतलब फैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ना, तो ज्यादा गर्मी हो जाती है, पसीने तुम्हें दिख ही रहे होंगे। तो अगर चाहो तो प्लीज लाइक कर देना। और अगर तुम्हारे को 10th में कोई दोस्त है या 9th में है, तो 10th में चला जाएगा एक ना टाइम पे। अभी वीडियो सेव कर लो, बाद में जब तुम्हारा कोई भाई बहन चला जाए तो उसको दे देना, तो मे भी उसका ही फायदा हो, है ना। तो अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।